आज हम किनशिप के बारे में बात करेंगे, पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में बात करेंगे और इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी के बारे में बात करेंगे। रिलीजन चैप्टर से ज़्यादातर आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे थे, ठीक है, तो रिलीजन चैप्टर को हम स्किप करने वाले हैं। सो इस लेक्चर में या फिर इस डिस्कशन वीडियो में हम इन 3 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे: किनशिप, पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी एंड इकोनॉमिकल एंथ्रोपोलॉजी। ओके, सो फ्रॉम किनशिप एसोसिएशन आपके पास जो पहला क्वेश्चन था वो था डिसेंट एंड अलायंस आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, कि जो डिसेंट है और अलायंस है वो एक दूसरे के साथ कंप्लीमेंट्री होता है, और इसको आपने कमेंट करना था। ओके भाई, ये तो सबको समझ आती है ना, दैट व्हाट इज डिसेंट, व्हाट इज अलायंस, दैट एवरीवन नोज कि डिसेंट क्या होता है, अलायंस क्या होता है। डिसेंट और अलायंस ये दो तरीके हैं सोसाइटी का स्ट्रक्चर समझाने के, सोसाइटी को समझाने के। डिसेंट का मतलब क्या होता है कि आप फैमिली लाइन को देखते हो। ज्यादातर डिसेंट में आप इनहेरिटेंस को देख रहे होते हो। इनहेरिटेंस को देख के आप अंदाजा लगाते हो कि जो आपकी सोसाइटी है वो किस तरह से बनी है, किनशिप एसोसिएशन जो है वो किस तरह से बना हुआ है। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट किनशिप एसोसिएशन तो है जो कि आपका सोशल स्ट्रक्चर बनाता है, सोसाइटी का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा करता है। ठीक है, डिसेंट एसोसिएशन या फिर जो डिसेंट थ्योरी है वो क्या कहती है कि आप इनहेरिटेंस को देखिए। जब आप इनहेरिटेंस को देखोगे, इनहेरिटेंस, मटेरियल इनहेरिटेंस या फिर जो आपकी फिलिएशन है, उसके आधार के ऊपर आप ये अनुमान लगा सकते हो कि किनशिप किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है, रिश्तेदारी किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड हुई है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ पेट्रीलिनियल सोसाइटीज। पेट्रीलिनियल सोसाइटीज में क्या होता है कि जो आपकी इनहेरिटेंस है, जो आपके मटेरियल है, वो पिता से बेटे को, बेटे से आगे बेटे को, आगे बेटे से आगे बेटे को जाती है। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। तो डिसेंट थ्योरी कहती है दैट सी दैट फिलिएशन लाइन, वो फिलिएशन को देखिए, उस लाइन को देखिए। ठीक है, देन अलायंस थ्योरी कहती है कि उस लाइन को देखने से काम नहीं चलेगा, ट्राई टू सी कि आपकी जो रिश्तेदारी है वो कैसे पड़ रही है, यानी कि जो वुमेन का एक्सचेंज है वो किस तरह से हो रहा है। वुमेन का जो एक्सचेंज है वहां से आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि आपके पास जो किनशिप है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड हो रही है, वो किस तरह से बना रही है, लोग किस तरह से किनशिप को बना रहे हैं। भाई समझ रहे हो ना, व्हाट इज डिसेंट एंड व्हाट इज अलायंस, दोनों थ्योरीज क्या हैं। एवरीवन अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट, इतना तो सबको पता है ना। हाँ जी, ओके ओके, ठीक है। सो सबसे पहले, हाँ जी राज, यू रेज्ड योर हैंड। ठीक है, सो सबसे पहले अब सवाल क्या कहता है कि डिसेंट थ्योरी अकेली समझा नहीं सकती कि जो किनशिप है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है। तो डिसेंट थ्योरी के साथ साथ आपको अलायंस की भी जरूरत है। सवाल का मतलब ये है, ठीक है, तो किस तरह से आप स्ट्रक्चर करोगे, हाउ यू आर गोइंग टू स्ट्रक्चर योर आंसर। सबसे पहले बताओ कि डिसेंट थ्योरी का क्या रेलेवेंस है, कि डिसेंट थ्योरी किस तरह से काम करती है या फिर रेलेवेंस क्या है किनशिप में। देन उसका क्रिटिसिज्म दो कि डिसेंट थ्योरी किस तरह से काम, कहाँ पे काम नहीं कर पाती है। फिर उसके बाद अलायंस को बताओ, ठीक है, अगर हो सके, टाइम है, स्पेस है, अलायंस का क्रिटिसिज्म दो। देन आफ्टर दैट ट्राई टू कंक्लूड, फिर उसके बाद कंक्लूजन करो। ठीक है, एटलीस्ट ये जो 4 स्टेप्स हैं वो होने ही चाहिए, ये जो 4 पार्ट्स हैं वो होने ही चाहिए आपके आंसर में। ठीक है, सो सबसे पहले हम डिसेंट से शुरू करते हैं। डिसेंट
जो सबसे पहला डिसेंट ग्रुप्स को जिन्होंने पढ़ा, ही वाज हेनरी मेन। तो उनकी किताब थी द एंशियंट लॉ, ठीक है, वहां पे। और मॉर्गन मॉर्गन ने भी बाद में जब आप अपनी थ्योरी दी थी एवोल्यूशन की, उन्होंने भी स्टडी किया। वो पैट्री लाइंस को स्टडी करते हैं, वो पैट्रीलिनियर सोसाइटी को स्टडी करते हैं। और पैट्रीलिनियर सोसाइटी को किस तरह से स्टडी करते हैं? इनहेरिटेंस के बेसिस के ऊपर, ठीक है, कि आपके पास जो मटेरियल है वो कहां से कहां शिफ्ट हो रहा है। गेटिंग द पॉइंट? भाई समझ रहे हो? ओके। देन इमाइल डुर्केम किस तरह से स्टडी करते हैं? उनकी जो किताब थी वो थी, सॉरी, ही रोट, उन्होंने एक ऐसे लिखा था, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में वो दो तरह की सॉलिडेरिटीज को डिस्कस करते हैं। वन इज द मैकेनिकल सॉलिडेरिटी, अदर इज द ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। डुर्केम कहते हैं कि मैकेनिकल सॉलिडेरिटी जो है वो आपके पास कम्प्लेक्स सोसाइटीज में होती है, जहां पे एक स्पेसिफिकेशन हो जाती है वर्क की, और आपको ना चाहते हुए भी दूसरों के ऊपर जो है वो निर्भर रहना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, टेक द केस यू आर अ स्टूडेंट, तो आपको अपने हॉस्टल वार्डन के ऊपर या फिर अपने जो हॉस्टल का कुक होगा उसके ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। ऑन दी अदर हैंड देयर आर सम अदर सोसाइटीज, बाकी कुछ सोसाइटीज है जो आपके पास सिंपल सोसाइटीज हैं, प्रिमिटिव सोसाइटीज हैं। तो उनको जो चीजें जोड़ के रखती हैं वो होती है किनशिप एसोसिएशन, वो होता है रिलीजन। और किनशिप एसोसिएशन, रिलीजन, ये किन चीजों के ऊपर बनता है? ये कहते हैं कि ये ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी के ऊपर बनता है। और इमाइल डुर्केम भी आपके पास डिसेंट थ्योरी को ही आगे रखते हैं, डिसेंट को ही आगे रखते हैं कि ये आपके ब्लड रिलेशनशिप्स हैं जो कि किनशिप को जोड़ के रख रहे हैं। हेनरी मेन ने भी यही बात की थी, दैट दीज आर द पैट्री लाइंस। कुछ लॉज बनाए हुए हैं सोसाइटी में। मॉर्गन ने भी यही बात की कि कुछ लॉज बनाए हुए हैं सोसाइटी में जिसके ऊपर की जो मटेरियल है, जो प्रॉपर्टी है, उसका इनहेरिटेंस हो रहा है। और उस इनहेरिटेंस के चलते आपके पास आपकी जो किनशिप है वो जुड़ी हुई है। डुर्केम भी यही कहते हैं, बट सॉलिडेरिटी से समझाते हैं कि डिसेंट के कारण यू हैव एन ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी, एक ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी है, एक नेम के नीचे आप ऑर्गेनाइज्ड हो, आपकी किनशिप बनी हुई है। ठीक है, इसीलिए वो टोटम को डिस्कस करते हैं, क्योंकि टोटम्स जो हैं वो ज्यादातर इनहेरिटेंस, फिलिएशन के साथ चलते हैं वो। देन रेडक्लिफ ब्राउन, अब उनका ऐसे था पैट्रीलिनियर एंड मैट्रीलिनियर सोसाइटीज। वो कहते हैं कि पैट्रीलिनियर सोसाइटी में पैट्री लाइंस के ऊपर कॉरपोरेट ग्रुप्स बनते हैं, जिनके पास की रोल्स होते हैं, वो अगर ग्रुप एक्टिविटीज करते हैं पैट्री लाइंस के ऊपर या फिर मैट्री लाइंस के ऊपर, वो ग्रुप बन जाते हैं जहां पे डिवीजन ऑफ लेबर देखी जाती है और लोग इकट्ठे होकर काम करते हैं, जिसके साथ की एक सोशल स्ट्रक्चर बनता है। सोशल स्ट्रक्चर बनता है तो वो सोशल स्ट्रक्चर, लोग इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं, वो सोशल स्ट्रक्चर उनके बिहेवियर को गवर्न करता है। वो प्रॉपरली बिहेव कर रहे होते हैं, इसीलिए वो जिंदा रहते हैं वहां पे। अब देखिए, जो भी ये ऑथर्स हैं या फिर जो भी ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, वो डिसेंट को सबसे आगे रख रहे हैं। दे आर कीपिंग डिसेंट फॉरवर्ड। सिमिलरली मेयर फोर्टिस की अगर हम बात करें तो उनका लेख छपा था, द स्ट्रक्चर ऑफ यूनिलिनियल डिसेंट ग्रुप्स, अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट में 1953 में। तो वो भी जो रेडक्लिफ ब्राउन ने देखा था उसी को वो दोबारा से सब्सटेंशिएट करते हैं। एक स्टेप वो आगे चले जाते हैं अफ्रीकन किनशिप ऑर्गेनाइजेशंस में। वो कहते हैं कि ग्रुप्स का फॉर्मेशन तो होता भी है, लेकिन इसी के साथ साथ टेरिटोरियलिटी भी डिसाइड हो जाती है
कि किसको कहाँ पे घर बनाना है, वो भी किनशिप एसोसिएशन यानी कि वो भी डिसेंट के ऊपर डिसाइड होता है। ठीक है, तो ये डिसेंट थ्योरिस्ट्स हैं जो कि कह रहे हैं कि आपका जो सोशल जिंदगी है, आपका जो किनशिप है, आपकी जो रिश्तेदारी है, उसकी बुनियाद, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैरिज को इन्होंने बिल्कुल कह दिया कि मैरिज बिल्कुल यूजलेस चीज है, ये कह रहे हैं कि उसकी रिश्तेदारी की जो बुनियाद है, जो आपकी सोसाइटी है, जो आपका सोशल स्ट्रक्चर है, जो उसकी बुनियाद बनेगी वो लहू के रिलेशन के ऊपर, ब्लड के रिलेशन के ऊपर बनेगी। ठीक है, ब्लड का रिलेशनशिप कौन रिप्रेजेंट करता है? डिसेंट रिप्रेजेंट करता है। अगर तो मैट्रिलिनियल सोसाइटी है, मैट्री लाइन, मां की रेखा, मदर डॉटर डॉटर डॉटर, ये डिसाइड करेगी। ओके, अगर पैट्री लाइन है तो पिता वाली जो लाइन है वो डिसाइड करेगी। देन इसके क्रिटिसिज्म, दूसरा पार्ट इसका क्रिटिसिज्म का, क्रिटिसिज्म मरीनोस की। उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है कि हमेशा आपके पास जो पैट्रीलिनियल सोसाइटीज हैं, जो कि मेयर फोर्टिस ने कह दिया कि टेरिटोरियलिटी जो है वो पैट्री लाइंस के ऊपर होगी, जरूरी नहीं है ऐसा। जो किनशिप एसोसिएशंस हैं, जरूरी नहीं है दे आर ऑर्गेनाइज्ड ऑन पैट्री लाइंस एंड मैट्री लाइंस। एम्बिलिनियल भी होती है, कोग्निटिव भी होती है, देर आर मैनी काइंड ऑफ किनशिप ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, बहुत तरह की इनहेरिटेंसेस होती हैं। ठीक है, सिमिलरली बाकी जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जैसे लीच हैं, उन्होंने कहा कि रिप्रेजेंटेटिव एक्शन होता है डिसेंट तो खाली। ठीक है, उन्होंने बर्मा में स्टडी की। ठीक है, हाईलैंड्स ऑफ बर्मा किनशिप, जो पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट में जो लीच की स्टडी है, दिस इज नोन एज द हाईलैंडर्स ऑफ बर्मा। तो उसमें वो कहते हैं दैट द डिसेंट इट इज ओनली अ रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन, कि जो डिसेंट है वो सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन होती है, क्योंकि आपका नेम उस टोटम के साथ या फिर आपका नेम उस घराने के साथ जुड़ जाता है। आप किस तरह से बिहेव करते हो, किस तरह से आप अपने आप को किसी चीज के साथ एसोसिएटेड रखते हो, या फिर आप कैसे अपनी ग्रुप एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करते हो, ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, आपका एफिलिएशन आप किसके साथ रखोगे, ये बहुत सारे और फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। खाली ये कह देना कि डिसेंट के ऊपर आप फिलिएशन को डिसाइड करोगे, डिसेंट के ऊपर आप अपने आप को आधार बनाओगे, अपनी किनशिप को आधार बनाओगे, रिश्तेदारी को आधार बनाओगे, ये ठीक नहीं है। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट, समझ रहे हो भाई सब? भैया एवरीवन अंडरस्टैंडिंग इट? चलिए ठीक है, ओके। ठीक है, देन उसके बाद आते हैं लेवी स्ट्रॉस, इसका एक अल्टरनेटिव मॉडल लेके आते हैं। ठीक है, एलिमेंट्री स्ट्रक्चर्स ऑफ सोसाइटी इनका किताब थी 1949 में। दूसरा एक ये मॉडल लेके आते हैं जिसको हम अलायंस थ्योरी कहते हैं। अलायंस थ्योरी कहती है कि ब्लड रिलेशनशिप को जरा साइड में रख दो और अलायंस को देखो कि सोसाइटी जो है वो किस तरह से अलायंस बना रही है। लेवी स्ट्रॉस पैटर्न को स्टडी करते हैं, अलायंस के पैटर्न को स्टडी करते हैं कि वुमेन जो हैं वो कहां से आ रही हैं और कहां को जा रही हैं। जो ग्रुप ए है वो किस तरह से वुमेन को लेके आ रहा है और किस तरह से वुमेन जा रही हैं। ओके, मुदित इज सेइंग दैट बेसिकली दोनों थ्योरीज किनशिप के बेसिस को डिस्क्राइब करती हैं। बिल्कुल, दोनों इसी के ऊपर डिबेट करती हैं कि किस तरह से समझना चाहिए चीजों को। बिकॉज अगेन कोई भी थ्योरी स्टडी करते हो, थ्योरी का मतलब ये नहीं है एंथ्रोपोलॉजी में कि कोई भविष्य आप कोई
किसी चीज को आप भविष्य देखने की थ्योरी है, जैसे सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी में होते हो कि आप किसी चीज को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हो। एंथ्रोपोलॉजी में वो प्रिडिक्शन वाला काम नहीं है। एंथ्रोपोलॉजी में थ्योरी का मतलब है कि जब आप फील्ड वर्क में जाओगे तो किस चीज को टारगेट करने वाले हो आप। ठीक है, 80% टू द 90% ऑफ द टाइम्स एंथ्रोपोलॉजी में थ्योरी का मतलब यही होने वाला है कि जब आप फील्ड वर्क पे जाओगे तो किस तरह से आप चीजों को टारगेट करोगे, कि कौन कौन सी चीजों को आप समझने की कोशिश करोगे, कैसे समझने की कोशिश करोगे। ओके, तो ये थ्योरी है। तो उसी तरह से लेवी स्ट्रॉस कहते हैं कि अगर रिश्तेदारी को समझना है तो आप वुमेन को पकड़ना शुरू कर दो, वुमेन की जो मूवमेंट है वो प्रिमिटिव सोसाइटी में समझनी शुरू कर दो। तो वुमेन की वो मूवमेंट वो किस तरह से कहते हैं कि आपके लिए लेट से देयर इज अ ग्रुप कॉल्ड ए, देयर इज अ ग्रुप कॉल्ड बी, क्या वो एक दूसरे के पास इस तरह से वुमेन सेंड हो रही हैं, या फिर देयर इज अ सर्कुलरी सिस्टम, लेट से दिस इज सी, बी से ए को जा रही हैं, ए से देन सर्कुलेशन हो रही है वुमेन की, किस किस तरह से आपके पास जो वुमेन है वो सर्कुलेट हो रही हैं। ठीक है, तो उसी तरह से आपके पास वो कजन मैरिजेस का जो एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन है वो बनाते हैं कि मैट्रीलिनियल क्रॉस कजन मैरिजेस हैं या फिर पैट्रीलिनियल क्रॉस क्रॉस कजन मैरिजेस हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना, ये तो अभी करवाने की जरूरत नहीं है दैट व्हाट इज पैट्रीलिनियल क्रॉस कजन मैरिजेस, व्हाट इज मैट्रीलिनियल क्रॉस कजन मैरिजेस। अगर इन इन केस किसी को इसमें भी डाउट हुआ कि क्या पैट्रीलिनियल है, किस तरह से सॉरी लेवी स्ट्रॉस डिस्क्राइब करते हैं, तो मैंने यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो डाला हुआ है लेवी स्ट्रॉस के ऊपर ही, अलायंस थ्योरी के ऊपर। ठीक है, उस चीज को आप देख लेना एक बार इन केस आपको कोई इसमें भी दिक्कत आ रही है तो। ठीक है, तो एक जो और एक मॉडल है, एक जो और चीज है सॉरी, वो लेवी स्ट्रॉस पेश करते हैं आपके आगे। तो इस तरह से डुमोंट डुमोंट ने इंडिया में स्टडी की है। ठीक है, कास्ट सिस्टम को स्टडी किया है, एंडोगैमी को स्टडी किया है। लीच बर्मा में, नीधम, श्नाइडर श्नाइडर ने फिलिएशंस को स्टडी किया है। ठीक है, तो इन्होंने अपनी स्टडीज जो स्टडी करके इन्होंने एक कंक्लूजन निकाला है कि जो फॉर्मर है, फॉर्मर का मतलब यहाँ पे क्या है आपके पास डिसेंट, कि डिसेंट स्टडी करना वहां पे बेटर सूटेड है जहां पे देयर आर नेगेटिव रूल्स ऑफ मैरिज। ठीक है, और आपके पास अलायंस वहां पे आप प्रॉपरली स्टडी कर सकते हो जहां पे आपके पास पॉजिटिव रूल्स ऑफ मैरिज है। ठीक है, व्हाट आर नेगेटिव रूल्स ऑफ मैरिज? नेगेटिव रूल्स ऑफ मैरिज कम्प्लेक्स सिस्टम्स में, कम्प्लेक्स सोसाइटीज में आप स्टडी करते हो, कम्प्लेक्स सोसाइटीज में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंडोगैमी, एंडोगैमी का मतलब क्या है कि आप किसी बाहर वाली कास्ट में शादी नहीं करोगे। दिस इज द नेगेटिव रूल ऑफ मैरिज। ठीक है, नेगेटिव रूल ऑफ मैरिज आपको ये बताते हैं दैट फ्रॉम वेयर यू डू नॉट, कि आप कहां पे नहीं जाओगे अपनी ब्राइड की खोज में। समझ रहे हो ना बात को? तो आप अपनी सोसाइटी में वो जो आपके पास क्लासिफाइड वाला कॉलम आता है उसको उठा के देखना, दैट इज रिगार्डिंग द नेगेटिव रूल्स ऑफ मैरिज की कैटेगरीज बनी होती हैं प्रॉपरली, कि जो पर्टिकुलर एक कैटेगरी वाला व्यक्ति है, जो पर्टिकुलर कास्ट वाला व्यक्ति है, वो अपनी कास्ट में ही जाएगा, बाकी के जो कॉलम है उसमें नहीं जाएगा वो। ठीक है, दिस इज अ रूल ऑफ मैरिज। तो जिन सोसाइटीज में नेगेटिव रूल्स ऑफ मैरिज होते हैं उनमें तो डिसेंट थ्योरी को फॉरवर्ड करना, डिसेंट थ्योरी से ही डेटा कलेक्ट करना बेटर है। जिनमें नेगेटिव रूल्स ऑफ मैरिज हैं उनमें आप लेवी स्ट्रॉस की अलायंस थ्योरी से चीजों को कलेक्ट कर सकते हो, जो डेटा है उसको कलेक्ट कर सकते हो, उनको अलायंस थ्योरी से स्टडी कर सकते हो। जो नेगेटिव रूल्स ऑफ मैरिज को सोसाइटीज फॉलो कर रही हैं उनको डिसेंट थ्योरी से आप स्टडी कर सकते हो।
भाई समझ आ रही है बात? पॉजिटिव रूल्स ऑफ मैरिज का मतलब क्या है? व्हाट आर प्रिस्क्रिप्टिव रूल्स ऑफ मैरिजेस, कि क्या आप प्रिस्क्राइब करते हो, सोसाइटी किस चीज को प्रिस्क्राइब कर रही है। ठीक है, मैट्रीलिनियल क्रॉस कजन को प्रिस्क्राइब कर रही है, पैट्रीलिनियल को क्रॉस कजन को प्रिस्क्राइब कर रही है। क्या चीज को, किस चीज को सोसाइटी प्रिस्क्राइब करती है, किस चीज को सोसाइटी मान्यता देती है कि किस और ब्राइड को भेजना चाहिए। डिसेंट थ्योरी का मतलब, यानी कि नेगेटिव रूल्स ऑफ मैरिज का मतलब, कि किस में आपको नहीं भेजना है, कि आप दो तीन कैटेगरीज को अबेंडन कर देते हो, बाकी कैटेगरीज खुली होती हैं। ओके भाई, समझ में आ रही है बात? एवरीवन गेटिंग द पॉइंट? इसका थीम सबको समझ में आ गया ना? व्हाट वाज द थीम ऑफ द क्वेश्चन? क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स जो मैंने आंसर्स में देखा है, वो ये देखा है कि सबसे पहले डिसेंट थ्योरी आ रही है, उसको डिफाइन कर रहे हो, मैक्सिमम रेडक्लिफ ब्राउन का नाम वगैरह लेके कुछ ना कुछ लिख रहे हो, उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो, लेवी स्ट्रॉस को लिख रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो, फिर उसके बाद अजीब सा एक कंक्लूजन बना के दे रहे हो मुझे। सवाल को समझो और फिर उस तरह से स्ट्रक्चर करो। सवाल तो सिंपल है, सवाल तो खुद कह रहा है कि डिसेंट थ्योरी बताओ, उसको बाद बताओ कि डिसेंट थ्योरी पूरी क्यों नहीं है, यानी कि डिसेंट थ्योरी के चलते अलायंस थ्योरी की हमें क्यों जरूरत पड़ी, मतलब उसका क्रिटिसिज्म करो, अलायंस थ्योरी को लिखो, फिर उसके बाद यू कैन कंक्लूड इट। फिर आप इस तरह से उसका कंक्लूजन कर दो कि कहाँ पे डिसेंट थ्योरी को लेके जाओ और कहाँ पे अलायंस थ्योरी को लेके जाना चाहिए। भाई समझ रहे हो बात को प्रॉपरली? एवरीवन अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? ठीक है। मुदित, पूजा, अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? चलिए, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, so the next question is that the kinship terminologies provide an insight into different cultures. Explain. सवाल का डिमांड क्या है? व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन? आपके सिलेबस में एक टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स ऑफ द किनशिप, उसमें वही बात कही है कि कल्चर की कौन सी चीज किनशिप को जो है वो इन्फ्लुएंस कर रही है, उसी चीज को आपने लिखना था। दैट वाज अ डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, यानी कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ द किनशिप आपने लिखनी थी। बट अगेन क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा, एक हैफाजार्ड सा आंसर आ जाता है। इस चीज से बचिए, सवाल को ठंडे दिमाग से पढ़िए, सवाल की डिमांड को जानिए, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर हो जाएगा क्वेश्चन। डिमांड पता चल गई, स्ट्रक्चर करना इजी है। एक बार क्वेश्चन स्ट्रक्चर हो गया, 80% ऑफ योर वर्क इज डन। फिर तो सिर्फ आपको, आपके हाथ में जो कंटेंट होगा बस आपको वही लिखना है, क्योंकि वहां पे कोई रिसर्च तो कर नहीं सकते आप। ठीक है, अगर इन केस आप घर के ऊपर घर पे हो, देन यू कैन डू सम रिसर्च, फिर आप इधर उधर हाथ मार सकते हो। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई गूगल करते करते जो क्वेश्चन की डिमांड है उससे ही हट गए। बहुत सारी कॉपीज में मुझे ये दिखाई दिया है। ठीक है, तो प्लीज इन चीजों से बचिए। ओके, कंटेंट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही खराब आ रहा है, कि मैंने कुछ और पूछा था कुछ और ही लिखा है। कंटेंट शुड बी अप टू पॉइंट, एक बढ़िया कंटेंट होना चाहिए। चाहे कम लिख दो, क्वेश्चन की डिमांड के ऊपर लिखो, एक स्ट्रक्चराइज्ड वे से लिखो, एक डिसेंट सा आंसर पेश करो। ओके, एनीवेज, सो किनशिप टर्मिनोलॉजी मतलब आपने डिटर्मिनेंट्स ऑफ द किनशिप टर्मिनोलॉजी वो लिखना था, कि कौन कौन सी चीजें किनशिप टर्मिनोलॉजी को डिटरमाइन करती हैं, यानी कि कल्चर के बारे में आपको क्या पता चल सकता है किनशिप टर्मिनोलॉजी से। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रोबर 1919 में वो कहते हैं कि किनशिप टर्मिनोलॉजी को स्टडी करने से वी कैन हैव, कि आपके पास हिस्टोरिकल
जो हिस्टोरिकल डिफ्यूजन्स हैं वो कैसी हुई थी आपके पास। ठीक है, 1919 में ऑब्वियसली क्रोबर अमेरिकन डिफ्यूजनिस्ट स्कूल से हैं, तो वो किनशिप टर्मिनोलॉजी को यूज करते हैं टू चॉक आउट कि आपके पास इन हिस्ट्री, इन पास्ट, जो कल्चर में किस तरह के इन्फ्लुएंसेस हुए थे, किस तरह से इंटरफेरेंसेस हुई थी, डिफ्यूजन किस तरह से हुआ था कल्चर में। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो उनकी स्टडी होती है वो अमेरिकन इंडियंस के ऊपर होती है, और अमेरिकन इंडियंस में वो पाते हैं कि आपके पास एक तरह का जो अमेरिकन इंडियंस की जो नेबरहुड सोसाइटीज हैं उनमें एक तरह का जो किनशिप टर्मिनोलॉजी या फिर किनशिप सिस्टम है वो चलता होता है। ठीक है, बट जीपी मॉर्डॉक फिर इसको क्रिटिसाइज करते हैं कि जो आपके पास अफ्रीकन सोसाइटीज हैं उसमें ऐसा नहीं है। देर आर एन नंबर ऑफ इंस्टांसेस जब अफ्रीकन सोसाइटीज जो हैं वो एक दूसरे के साथ माइग्रेट हुई, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आई, बट उनका जो किनशिप टर्मिनोलॉजी का सिस्टम है वो चेंज नहीं हुआ। ठीक है, सो ये कह देना कि एक हिस्टोरिकल फैक्टर जो है वो डिटरमाइन करेगा, अगेन आई एम यूजिंग वर्ड डिटरमाइन, कि एक हिस्टोरिकल फैक्टर डिटरमाइन करेगा किनशिप टर्मिनोलॉजी को, वो गलत बात है। ठीक है, फिर लिंग्विस्टिक्स हैं किरचॉफ और गिफोर्ड, वो कहते हैं कि जो मेटाफोरिकल डिफरेंसेस हैं लैंग्वेज के, वो डिसाइड करते हैं कि कैसी आपके पास किनशिप टर्मिनोलॉजी होगी। ठीक है, तो वो लिंग्विस्टिक रिलेटिविज्म को यूज करते हैं, दे यूज लिंग्विस्टिक रिलेटिविज्म, कि जो आपकी भाषा है वो आपके कल्चर को निर्धारित करेगी। ठीक है, गिफोर्ड और किरचॉफ कहते हैं कि ये भाषा के मेटाफोरिकल डिफरेंसेस हैं। जैसे जैसे आपके पास भाषा का जो स्ट्रक्चर है, भाषा की जो बनतर है वो चेंज होती है, वैसे उसी के साथ ही आपके पास जो किनशिप टर्मिनोलॉजी है वो भी चेंज हो जाती है, इट ऑल्सो गेट चेंज्ड। ठीक है, सो गिफोर्ड एंड किरचॉफ यूजेस लिंग्विस्टिक रिलेटिविज्म, रादर a extreme form of linguistic relativism called linguistic determinism, ये बताने के लिए कि भाषा डिटरमाइन करती है किनशिप टर्मिनोलॉजीज को। ठीक है, अगेन इस चीजों का कोई हमारे पास ज्यादा एम्पिरिकल एविडेंसेस नहीं मिले। देन यूनिवर्सल साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस। ठीक है, ब्राउन कहते हैं कि सॉरी ये नहीं आना चाहिए, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, ये नहीं है, ये एक सोल्टेक्स का अलग पॉइंट था। ठीक है, इसको काट दो, वो कोई ज़्यादा सब्सटेंशिएटेड पॉइंट नहीं है। ठीक है, प्रोफेसर सोल्टेक्स ने और फिर उसके बाद किरचॉफ दोनों इकट्ठे होते हैं। ठीक है, और दोनों कहते हैं कि देर आर सम साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस, कुछ सोसाइटीज में कुछ साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं जिनकी वजह से आपके पास ये जो किनशिप टर्मिनोलॉजीज हैं उनमें डिफरेंसेस आते हैं, बट अगेन वो क्वेश्चन की डिमांड में नहीं प्रॉपरली फिट बैठ रहा है, ना ही इस पॉइंट का कोई आपके पास ज्यादा सब्सटेंशिएट एविडेंसेस हैं। ब्राउन कहते हैं दैट जो आपके पास किनशिप टर्मिनोलॉजीज हैं दे आर ड्यू टू सम रूल्स, कुछ आपके पास सोशल रूल्स हैं जिसके कारण कि आपके पास ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो बनी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल टेक द केस कि इन आर सोसाइटी हम सिबलिंग्स के लिए, अपने कजन्स के लिए हम एक ही वर्ड यूज करते हैं, कजन्स। ठीक है, जो हमारे कजन्स हैं चाहे वो फादर साइड से हों चाहे वो मदर साइड से हों, हम उनको एक ही वर्ड से यूज करते हैं, कजन्स। क्यों? क्योंकि जो हमारी सोशल लाइफ है, जो हमारे सोशल रूल्स है, जो कि रोजमर्रा की जिंदगी है, उनमें उनकी दखल अंदाजी कम से कम होती है, ज्यादा उनकी दखल अंदाजी नहीं है। ज्यादा जो हमारी दखल अंदाजी है वो हमारी इमीडिएट सिबलिंग जो होती है, जो हमारी सगी बहन होती है, उसके साथ जो हमारी दखल अंदाजी है, बहन या भाई, उसके साथ दखल अंदाजी ज्यादा होती है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ अ न्यूक्लियर फैमिली वी डिवाइडेड देम,
कि उनको हमने कजन कह दिया, इसको हमने बहन या भाई कह दिया। ठीक है, सो रेडक्लिफ ब्राउन सेड देयर आर सर्टेन सोशल रूल्स, कुछ आपके पास सोशल रूल्स होते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर की ये आपके पास जो पूरा सिस्टम है किनशिप टर्मिनोलॉजीज का वो बना होता है। ठीक है, बट जीपी मॉर्डॉक फिर उसके बाद इसको क्रिटिसाइज करते हैं कि ये प्रूव नहीं करता कि हवाइन्स किस तरह से जो किनशिप टर्मिनोलॉजी है उसको किस तरह से वो बनाते हैं, वो किस तरह से एसोसिएट करते हैं। क्योंकि हवाइन्स में दो तरह के प्रिंसिपल होते हैं। द फर्स्ट इज द फॉरमोस्ट प्रिंसिपल कॉल्ड द जेंडर प्रिंसिपल, जेंडर के बेसिस के ऊपर वो करते हैं, ठीक है, क्लासिफाई करते हैं। जो सेकंड प्रिंसिपल होता है वो जनरेशनल प्रिंसिपल होता है, बट ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है हवाइन्स में कि जनरेशन के ऊपर कुछ वो चीजों को रख रहे हो या फिर कुछ सोशल रूल्स को लिंक्ड रख रहे हो। हवाइन्स का जो ज्यादा सोशल रूल्स का इक्वलेंस है इट इज ऑन न्यूक्लियर फैमिली। तो अगर रेडक्लिफ ब्राउन ऐसी बात कर रहे हैं कि देयर आर सर्टेन सोशल रूल्स, तो सोशल रूल्स के हिसाब से किनशिप को बांटा जाता है, तो हवाइन्स का जो पूरा सिस्टम है वो हमारे साथ काफी मिलता जुलता है। न्यूक्लियर फैमिली को वो भी बहुत प्रोमिनेंस देते हैं। तो इस तरह से तो जो उनका सिस्टम है वो हमारे जिस तरह से हम सिबलिंग्स को बांटते हैं उस तरह से ही उनका सिस्टम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है भाई, समझ आ रही है सबको? देन गिफोर्ड, लुई और सापियर ये कहते हैं कि प्रेफरेंशियल मैरिजेस की वजह से ऐसा होता है, जैसे सोरोरेट लेवोरेट। ओके, तो ओमाहा सिस्टम को, क्रो सिस्टम को वो स्टडी करते हैं, ठीक है, सापियर, लुई, और वो कहते हैं कि देखो ज्यादातर जहां पे सोरोरेट है वहां पे जो फादर है और फादर का ब्रदर है उनको एक ही किनशिप टर्मिनोलॉजी से बताया जा रहा है, एक ही किनशिप टर्मिनोलॉजी उनमें लगाई जा रही है। ठीक है, यही तो है ओमाहा सिस्टम। ठीक है, जो आपके पास हस्बैंड है, मदर का जो हस्बैंड है और मदर का पोटेंशियल हस्बैंड है, यानी कि हस्बैंड का ब्रदर है, उसको एक ही किनशिप टर्मिनोलॉजी से डिफाइन किया जाएगा। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट? सॉरी, इन द लेबोरेट सिस्टम, इन द सोरोरेट सिस्टम मदर यानी कि वाइफ और पोटेंशियल वाइफ यानी कि वाइफ की बहन, उनको एक ही किनशिप टर्मिनोलॉजी से डिफाइन किया जाएगा। ठीक है, सो Louis and Sapir said that these are the preferential mating systems. प्रेफरेंशियल मेटिंग सिस्टम की वजह से, ऐसे कस्टम की वजह से भी आपके पास जो चेंजेस हैं वो आती हैं। ठीक है, अगेन जीपी मॉर्डॉक सेड कि ये जो सिस्टम की जो दीज मैरिजेस दीज आर क्वाइट रेयर। ठीक है, इन मैनी सोसाइटीज देयर इज बाइफरकेट मर्जिंग बिटवीन बोथ। ठीक है, आपके पास बाइफरकेट मर्जिंग होती है, बट देयर इज नो लेबोरेट नो सोरोरेट। बाइफरकेट मर्जिंग का मतलब यही है कि दोनों जो चीजें हैं वो आपके पास जो मदर साइड है, आपके पास जो फादर साइड है, उनको एक ही तरह से बुलाया जा रहा है, या फिर फादर है, फादर के ब्रदर को, मदर है, मदर की सिस्टर को एक ही तरह से बुलाया जाए। ऐसी मर्जिंग दिखाई देती है, बट वहां पे सोरोरेट लेबोरेट नहीं होता। गेटिंग द पॉइंट? भाई समझ रहे हो प्रॉपरली? इस तरह से आपने बताना था कि आपके पास जो किनशिप टर्मिनोलॉजी है वो किस तरह से आपके कल्चर को डिफाइन करने में मदद कर रही है। ठीक है, पहली थ्योरी जो है वो कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट देता है, देन उसको किसी ने क्रिटिसाइज किया है, फिर अगली थ्योरी किसी एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने दी है, उसको क्रिटिसाइज किया है, साथ के साथ इफ यू कैन को तो आप साथ के साथ एग्जांपल्स देते रहिए। जैसे ब्राउन का जो एग्जाम्पल है वो दे दिया, सोशल इक्विवेलेंस ऑफ सिबलिंग्स। ठीक है,
प्रेफरेंशियल मैरिजेस का ओमाहा और क्रो सिस्टम दे दिया मैरिज आपके पास किनशिप का, ठीक है। सो आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? समझ पा रहे हो ना कि किस तरह से किनशिप टर्मिनोलॉजीज जो हैं, कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट जो आपके पास किनशिप जो किनशिप टर्म्स हैं कैसे यूज हो रही हैं और उसका प्रभाव जो है वो किस तरह से कल्चर के ऊपर पड़ रहा है। समझ रहे हो ना इस चीज को? एवरीवन गेटिंग द पॉइंट? ठीक है। फिर अगेन okay, so Pooja is saying that we need to mention all views. ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। जैसे ये क्वेश्चन आई थिंक मैंने 15 या 20 नंबर का डाला था, ठीक है। सो यू हैव स्पेस, मेंशन कर सकते हो आप तो करो, ठीक है। जब कंटेंट है तो क्यों ना लिखो, कंटेंट को लिखो फिर, ठीक है। फिर उसके बाद आप इन दो व्यूज में से किसी भी एक व्यू के साथ यू कैन कंक्लूड योर आंसर, तो आप अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। देन ईबी टाइलर ने ये एक थ्योरी दी थी कि टाइलर सेड that the mating system that exists in some societies they influence the kinship terminology. Mating system मतलब नेगेटिव मेटिंग एज वेल एज पॉजिटिव मेटिंग, ठीक है। नेगेटिव मेटिंग तो चलो छोड़ ही दो, आप सिंपल सोसाइटीज की बात कर रहे हो, परमिटिव सोसाइटीज की बात कर रहे हो। कम्प्लेक्स सोसाइटीज हैं, वहां पे तो आप एक न्यूक्लियर फैमिली बनाओगे, बाकियों को आप एक ही तरह की संज्ञा दे दोगे, ठीक है। वहां पे तो ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, बट प्रिमिटिव सोसाइटीज में जो डिफरेंसेस हैं, जो डाइवर्सिटी है वो ज्यादा है। तो ईबी टाइलर सेड कि आप जो पॉजिटिव रूल्स ऑफ मैरिजेस हैं आप उनको स्टडी करो, और उनके हिसाब से आप ये देख सकते हो कि इनको ये वाली जो किनशिप टर्मिनोलॉजी है वो क्यों मिली है, ठीक है। यानी कि किनशिप टर्मिनोलॉजी का आप यूज कर सकते हो टू अंडरस्टैंड द पॉजिटिव रूल्स ऑफ मैरिज। पॉजिटिव रूल्स ऑफ मैरिज का मतलब कि थ्योरेटिकली जो वुमेन है वो किसके साथ ब्याई जाएगी, वो किस ग्रुप में जाएगी, ठीक है। सो डोल ने स्टडी किया था, ही इज ऑल्सो एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट। डोल ने स्टडी किया 400 सोसाइटीज को, और उनको ये एक रिलेशनशिप जो है वो सही मिला, ठीक है। या फिर आप सिंपली इस तरह से कर सकते हो इसको कंक्लूड कि जीपी मॉर्डॉक ने फिर इसको कंक्लूड किया था दैट देयर आर मैनी हिस्टोरिकल influences, linguistic influences, psychological factors, roles, responsibilities, ecological factors, etc., that will determine the kinship terminology, or it is a whole range of the factors. तो इस तरह से आप kinship terminology से आपको ये पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है सोसाइटी में, रादर यू विल गेट एन एस्टिमेट कि क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। गेटिंग द पॉइंट? समझ में आ रही है अभी बात? एवरीवन गेटिंग द पॉइंट? संदीप सिंह, राज, पूजा, एवरीवन अंडरस्टैंडिंग इट? सो सबसे जो फेवरेबल रिलेशनशिप है किनशिप टर्मिनोलॉजीज का, इट इज विद द रूल्स ऑफ मैरिज, रूल्स ऑफ मैरिज के साथ, ठीक है। अगेन जो लुई कहते हैं और ओमाहा सिस्टम है, या फिर आपके पास इवन सुडानी सिस्टम भी है, आपके पास क्रो सिस्टम है, दे ऑल शो दिस थिंग कि जहां पे यू आर गेटिंग मैरिज, जिस ग्रुप में आप मैरिड हो रहे होते हो, जिस ग्रुप में आपकी मैरिज हो रही होती है, उस ग्रुप का जो किनशिप नेम है वो डिफरेंट हो जाता है फ्रॉम यूर ग्रुप, ठीक है। अगर आपकी मदर वाली साइड पे मैरिज हो रही होगी तो जो मदर वाली सिबलिंग्स हैं जिनके साथ आपकी शादी होनी है उनको अलग नाम दिया जाएगा,
अगर फादर वाली साइड के ऊपर आपकी शादी होनी है तो फादर वाली सिबलिंग्स को जनरली अलग नाम दिया जाएगा। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट, समझ रहे हो? ओके भाई। सो अगला जो क्वेश्चन था वो था राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फिलिएशन, वो सबने लिख ही दिया था प्रॉपरली। ठीक है, तो हाँ, अडॉप्शन ऑफ सरनेम, ये भी एक फिलिएशन का, हाँ हाँ, इज एन एग्जाम्पल, बिल्कुल बिल्कुल, इट्स एन एग्जाम्पल। हाँ जी संदीप, सही कह रहे हैं। सो वी मूव टूवर्ड्स द इकोनॉमिकल एंथ्रोपोलॉजी। सो जो पहला क्वेश्चन था, इट इज प्रेजेंट मार्केट ऑर्डर हैज इरोडेड जस्टिस इन सोसाइटी। कि जो आपके पास प्रेजेंट मार्केट ऑर्डर का मतलब क्या है? फ्री मार्केट्स। कि आपके पास जो फ्री मार्केट्स हैं उनने जस्टिस सिस्टम को इरोड कर दिया सोसाइटी में। भाई जस्टिस का मतलब यहाँ पे क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय जस्टिस हेयर? इंसाफ का मतलब क्या होता है? ये शायद जस्टिस के ऊपर इस साल भी सवाल आया था कोई, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के ऊपर सवाल था। जस्टिस जो है वो दो तरह के होते हैं अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। जस्टिस आर ऑफ टू काइंड्स, दो तरह के इंसाफ होते हैं। वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव, अदर इज करेक्टिव। ठीक है, यहाँ पे जो बात हो रही है वो डिस्ट्रीब्यूटिव, ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात हो रही है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब होता है एक ऐसा सोशल ऑर्डर, अगेन द कीवर्ड इज सोशल ऑर्डर, जिसमें किसी को भी रूल्स और रेगुलेशंस को तोड़ने की जरूरत ना पड़े। रूल्स और रेगुलेशन या फिर सोशल ऑर्डर, जो लोगों की सोशल कंडीशन है, इकोनॉमिकल कंडीशन है, वो इतनी साउंड हो कि लोगों को अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। इसको आप डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कहते हो। करेक्टिव जस्टिस का मतलब क्या है? कि जब लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ें तो आप उनको सजा दो, आप उनको पनिशमेंट दो। नॉट ऑब्वियसली पनिशमेंट, कई बार कई सोसाइटीज में सुधरने का मौका दे दिया जाता है, पनिशमेंट नहीं भी दी जाती, बट लोगों को एहसास करवाओ, इंटरनली या एक्सटर्नली, ज्यादातर एक्सटर्नली, लोगों को एहसास करवाओ कि उन्होंने गलत किया है। ठीक है, दिस इज जस्टिस। यहां पे जो बात हो रही है वो ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात हो रही है, क्योंकि करेक्टिव जस्टिस तो तब आएगा रोल में जब आपका डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस चला जाएगा, तो करेक्टिव जस्टिस को डंडा लेके आना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात प्रॉपरली? ठीक है, सो सवाल क्या कह रहा है? दैट प्रेजेंट मार्केट ऑर्डर, जो प्रेजेंट मार्केट ऑर्डर है, उसने डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की जो भावना है सोसाइटी में उसको तोड़ दिया है, उसको खराब कर दिया है। इसको आपने एनालाइज करना है। ओके, सो बेसिकली इट इज अ एंथ्रोपोलॉजिकल क्रिटिक ऑफ फ्री मार्केट्स। ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है, कैसे भी पूछ लें वो, कि फ्री मार्केट्स ने किस तरह से चीजों को तोड़ दिया है, या फिर क्रिटिक करो उस चीज का। देन जो पहला क्रिटिक आता है, इट इज फ्री मार्केट फंडामेंटलिज्म के नाम के ऊपर। ठीक है, इनको इसको लॉन्गमोर और बेंथहाल ने दिया था। ये दोनों इकोनॉमिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। कॉर्नल वेस्ट इज अ फिलोसोफर। इन्होंने यूज किया है इस टर्म का बार बार, और इन्होंने बेंथहॉल और लैंगमोर ने 1991 1990s में ये एक टर्म दिया था, फ्री मार्केट फंडामेंटलिज्म।
फ्री मार्केट फंडामेंटलिज्म का मतलब है डिसीजन मेकिंग में वो भाव आ जाना, इकोनॉमिस्ट्स में या फिर डिसीजन मेकर्स में वो एक फीलिंग आ जाना कि जो फ्री मार्केट के अगेंस्ट बोल रहा है वो इकोनॉमिस्ट ही नहीं है, एंड अल्टीमेटली आप उसको बाहर कर देते हो। समझ में आ रही है ना बात? डिसीजन मेकिंग तभी प्रॉपर हो पाती है, डिसीजन मेकिंग का भी एक कल्चर होता है। व्हेन यू टेक डिसीजन, वो भी एक कल्चरल, एक नॉर्मेटिव क्राइटेरिया के ऊपर लिया जाता है। फ्री मार्केट फंडामेंटलिज्म का मतलब है कि जो लोग फ्री मार्केट के अगेंस्ट बोलते हैं तो डिसीजन मेकर्स उसको अपनी बैठक से, उसको अपने जो लॉबी होती है उनसे बाहर निकाल देते हैं। और ये 1991 1992 में हो रहा था, जब वेस्टर्न कंट्रीज लिबरलिज्म फॉलो कर रहे थे और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को, जैसे इंडिया को, कह रहे थे कि आप भी एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आओ। भाई समझ रहे हो ना? ठीक है, तो कॉर्नल वेस्ट कहते हैं कि इसके साथ क्या होता है, दैट यू क्रिएट हाईली मनी माइंडेड सिचुएशंस, मनी माइंडेड डिसीजंस, कि आपके पास जो भी आप डिसीजन लेते हो वो मनी माइंडेड डिसीजन लेते हो, कि कहाँ पे पैसा ज्यादा आएगा, कहाँ पे पैसा कम आएगा। एंड आपकी पूरी सोसाइटी होती है वो भी इसके साथ मनी माइंडेड होना शुरू हो जाती है, वो भी सिर्फ मटेरियल को देखती है, वो भी सिर्फ पैसे को देखती है। जब डिसीजन मेकिंग में ऐसा फ्री मार्केट फंडामेंटलिज्म आना शुरू हो जाता है, तो पॉलिटिशियन सिर्फ अपने पूलिंग सिस्टम को देखेंगे कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा जो वोट्स हैं वो एक्वायर कर सकें। लोग हाईली मनी माइंडेड हो जाएंगे, वो सिर्फ पैसे को देखेंगे। एंड इन दिस केस जो आपके पास करप्शन है या फिर ब्यूरोक्रेटिक करप्शन है वो इंक्रीज हो जाती है। जब करप्शन इंक्रीज हो जाती है देन ऑब्वियसली जो जस्टिस सिस्टम है सोसाइटी का वो गड़बड़ा जाता है। भाई समझ रहे हो बात को? सोसाइटी का जस्टिस सिस्टम क्यों प्रॉपरली है, प्रॉपरली जस्टिस सिस्टम कैसे काम करता है? अगर सबके पास खाने के लिए भोजन है, अगर सबके पास सोसाइटल रिस्पेक्ट है, तो क्यों किसी के कोई भावनाओं को आहत करेगा, क्यों किसी को कोई मारेगा? सो कॉर्नल वेस्ट सेज कि जब डिसीजन मेकिंग में आप दोनों पक्षों का, यानी कि जो फ्री मार्केट के अगेंस्ट लोग होते हैं, जब उनको आप बाहर निकालना शुरू कर देते हो, देन योर डिसीजंस आर हाईली मनी माइंडेड। सोसाइटी के डिसीजंस भी मनी माइंडेड होना शुरू हो जाते हैं। जब सोसाइटी हाईली मनी माइंडेड होना शुरू हो जाती है, जो पूलिंग आपके पास जो पॉलिटिशियंस हैं वो सिर्फ पावर को देखते हैं कि कैसे पावर में रहना है। इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन जो ब्यूरोक्रेटिक करप्शन है या फिर द करप्शन इन सोसाइटी है, इट इंक्रीजेस। व्हेन करप्शन इन सोसाइटी इंक्रीजेस देन डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस गो अवे। ठीक है भाई, समझ में आ रही है बात? तब इनक्वालिटी आ जाती है लोगों में। जब इनक्वालिटी आ जाती है देन ऑब्वियसली किसी के पास अनाज नहीं है, किसी के पास अनाज भरमार है, तो चोरियां तो होगी। गेटिंग द पॉइंट? भाई एंथ्रोपी का ये मतलब नहीं रहा है कि आपने सिर्फ प्रिमिटिव सोसाइटीज में घुस के रहना है, कि सिर्फ प्रिमिटिव सोसाइटीज, मेलानोस्की लिख दिया, रेड क्लिफ ब्राउन लिख दिया, इसको लिख दिया, उसको लिख दिया, मेयर को लिख दिया, काम खत्म हो गया। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब है कि आप प्रॉपरली इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटीज के चेंजेस को भी स्टडी कर पा रहे हो, आप वहां पे भी प्लूरलिज्म को बैठा पा रहे हो। ओके भाई, समझ पा रहे हो? आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? तो अब यू हैव एंटायरली मनी माइंडेड डिसीजंस, डैम्स बनाना, डैम्स को कंस्ट्रक्ट करना, लैंड्स को एक्वायर करना, ठीक है, जो आदिवासी राइट्स हैं उनकी परवाह ना करना। These are all why? Because of the money mindedness in the decision making.
समझ रहे हो बात को? सब्सटेंशियलिस्ट क्या कहते हैं? व्हाट डज सब्सटेंशियलिस्ट सेज? कार्ल पोलियानी जैसे, वो क्या कहते हैं कि जो आपकी सोसाइटी है, जो आपका कल्चर है, इट शुड गवर्न मनी मैटर्स। जो मनी है, जो आपके पास मटेरियल है, उसको कल्चर गवर्न करेगी, उसको सोसाइटी गवर्न करेगी। जब कल्चर सोसाइटी मनी को गवर्न करती है, तब आपके पास जस्टिस होता है सोसाइटी में, देन द सोसाइटी ग्रोज। बट हियर when you are getting these kind of cultures, these kind of things called free market fundamentalism etc, तो आपके पास जो मनी है, it will govern your decision making, it will determine your cultural constitution। ठीक है? और मनी तो सब एक्वायर करेंगे ही करेंगे। when everyone will be in the race of money acquiring, तो करप्शन बढ़ेगी। When corruption will increase, then obviously the justice will go away। By getting the point, समझ रहे हो सवाल को? संदीप सिंह, राज, पूजा, everyone getting the point? Okay, okay। ठीक है जी। देन माइकल सैंडल्स, अगेन ही इज अ फिलोसोफर, लेकिन इनका काम जस्टिस के क्षेत्र में बहुत है। ये जस्टिस पढ़ाते भी हैं। आपने जो इनकी वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, माइकल सैंडल्स, अगर नहीं देखी हैं तो एथिक्स की वीडियोस आपके लिए हैं, माइकल सैंडल्स वो करवाते हैं। ठीक है, तो माइकल सैंडल का जो कहना है वो ये है कि ऐसे जब आपके पास फ्री मार्केट्स आती हैं, जो स्पेशली जो लिबरलाइज प्रेजेंट जो ऑर्डर है, इसमें क्या होता है, एवरीथिंग बिकम्स फॉर सेल। हर चीज सेल होती है। एजुकेशन इज फॉर सेल, एजुकेशन सेल के लिए हो जाती है। हेल्थ इज फॉर सेल, हेल्थ भी बिकती है। एंड इवन मदर्स वूम्स आर ऑल्सो फॉर सेल। ठीक है, आपके पास यू हैव दैट, ठीक है, मदर्स वूम्स जो हैं वो भी सेल पे लग जाते हैं। तो जब ऐसी कंडीशंस आना शुरू हो जाती हैं दैट एवरीथिंग इज फॉर सेल, अगेन मनी इज गवर्निंग यू, तो आपके पास जो एक कॉमन गुड होता है, इट इज लॉस्ट। कॉमन गुड की जो एक भावना होती है वो चली जाती है, वो लूज हो जाती है सोसाइटी में। जब कॉमन गुड की भावना, अल्ट्रुइज्म की भावना जो है वो लूज हो जाती है सोसाइटी में, देन जस्टिस इज गॉन। तो जस्टिस जो है वो चला जाता है। ठीक है, समझ रहे हो बात को? एवरीवन गेटिंग द पॉइंट? तो माइकल सैंडल्स इस तरह से समझाते हैं। देन कार्ल पोलियानी, द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन। इनकी किताब थी कार्ल पोलियानी की ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन। ये भी एक फ्री मार्केट्स का क्रिटिक है। ठीक है, कार्ल पोलियानी किस तरह से समझाते हैं चीजों को, किस तरह से बताते हैं चीजों को, दो तरह से ये चीजों को बताते हैं। और इस बार जो सवाल आया था इकोनॉमिकल एंथ्रोपोलॉजी से, जो कि कंजप्शन के ऊपर बेस्ड था, कि जो डिसीजन यानी कि जो पावर का कंस्ट्रक्ट है वो किस तरह से कंजप्शन के साथ लिंक्ड रहता है, वो कार्ल पोलियानी की ही थ्योरी है। ठीक है, उसी के ऊपर सवाल पूछा गया था। अगेन मैंने उसी थीम के ऊपर एक ट्विस्टेड सवाल पूछ लिया, जिसको आपने और होलिस्टिकली कवर करना था। कार्ल पोलियानी दो तरह से चीजों को समझाते हैं। फर्स्ट फ्रॉम द एंड ऑफ प्रोडक्शन, अदर इज फ्रॉम द एंड ऑफ कंजप्शन। कंजप्शन वाले एंड को यूपीएससी ने टारगेट कर लिया। एंड ऑफ प्रोडक्शन को वो किस तरह से समझाते हैं, जैसे कार्ल मार्क्स समझाते हैं उसी तरह से पोलियानी ने भी समझाया है, करीब करीब सिमिलरली चीजों को समझाया है। कार्ल पोलियानी कहते हैं कि ऐसा है
कि जो प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, इवेंचुअली डिसीजन मेकिंग पावर, जो जिसके पास रिसोर्सेज होते हैं, इवेंचुअली डिसीजन मेकिंग पावर किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को सेट करना है, वो उसके पास आ जाती है। कहाँ पे डैम लगेगा, कहाँ पे डैम नहीं लगेगा, किसको अपनी लेबर में रखना है, किसको बाहर फेंकना है, ये सारी चीजें उसके पास आ जाती है, जो कि प्रोडक्शन को, जिसके हाथ में प्रोडक्शन होती है, जो कि प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली द पर्सन और द ग्रुप ऑफ पर्संस हु कंट्रोल प्रोडक्शन, दे विल सेट द रूल्स ऑफ द सोसाइटी। बिकॉज सम पीपल आर सेटिंग द रूल्स ऑफ द सोसाइटी, जस्टिस विल बी गॉन। तो वो जो कॉमन गुड है वो चला जाएगा। जो दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है जिस हिसाब से काल पोलयानी समझाते हैं, वो है कंजप्शन का तरीका। वो कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो ज्यादातर वो पॉलिसीज बनाएगी, उन लोगों के लिए बनाएगी, उन लोगों के वेलफेयर के लिए पॉलिसीज बनाएंगी जो लोग सबसे ज्यादा कंजप्शन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की जो डिसीजन मेकिंग है उसको कौन बना रहे हैं? द पीपल हु आर प्रोड्यूसिंग, जो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, जो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको चीजों को बेचना भी है, इसी के साथ तो मटेरियल गेन्स हाई होंगे ना जब वो चीजों को बेचेंगे। ठीक है ना, तो गवर्नमेंट जो है वो कुछ सेक्शन की वेलफेयर के लिए अपनी पॉलिसी बनाएगी, अर्बन डेवलपमेंट के लिए पॉलिसी बनेगी। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट पीछे रह जाएगी, सर्विसेज सेक्टर के लिए पॉलिसी बनेगी, एग्रीकल्चर पीछे रह जाएगी, कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की ऑटोमेशन के लिए पॉलिसी बनेगी, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज पीछे रह जाएंगी। तो इस तरह से गवर्नमेंट स्पेसिफिकली कुछ इंडस्ट्रीज को ही टारगेट करेगी। अगेन कॉमन गुड जो है वो चला जाएगा, सो द जस्टिस विल बी गॉन, तो जस्टिस भी चला जाएगा। देन देयर आर एन नंबर ऑफ आपके पास एग्जांपल्स हैं इन तीनों थ्योरीज को सब्सटेंशिएट करते हुए। ट्राइबल डेवलपमेंट का एग्जाम्पल है कि किस तरह से डैम्स बनाई गई, किस तरह से नेशनल पार्क्स बनाए गए, या फिर किस तरह से जो ट्राइबल लैंड्स हैं उनके ऊपर फैक्ट्रीज करी गई, उनका जो इन्वायरमेंट है वो किस तरह से दूषित किया गया, रिवर्स दूषित कर दिए गए, किस तरह से जो ब्यूरोक्रेसी है वो अपैथी शो करती है, ब्यूरोक्रेसी उनकी बात नहीं सुनती है, उनके जो कोर्ट केसेस हैं वो सालों साल चलते रहते हैं। ठीक है, इवन जो उनके लैंड राइट्स हैं वो उनको नहीं मिल पा रहे हैं। समझ रहे हो ना बात को? ठीक है, रिसेंटली एक तेंदुआ लीफ के ऊपर एक स्टडी आई थी कि गवर्नमेंट एक्सट्रीमली एक्सप्लॉयटेशन कर रही है कुछ फैक्ट्रीज के गेन्स के लिए। ठीक है, देयर इज मैड अमाउंट ऑफ अर्बनाइजेशन, बहुत ज्यादा अर्बनाइजेशन हो रहा है, and they are forced to migrate into those urban centers to provide people to provide them with labor. ठीक है, तो इस तरह से आपने चीजों को समझाना है। ओके भाई, समझ आ रही है बात? एवरीवन गेटिंग द पॉइंट? ओके ओके ठीक है, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबलाइजेशन इज अ फेस ऑफ न्यू इंपीरियलिज्म। न्यू इंपीरियलिज्म मतलब नए इंपीरियलिज्म का एक तरीका है। डू यू एग्री? ठीक है, हाँ जी। अगेन देर आर डाइवर्सिटी ऑफ थॉट्स। ठीक है, इंपीरियलिज्म का बेसिकली मतलब क्या होता है कि जब आप अपने कल्चर को किसी दूसरे के कल्चर के ऊपर थोपते हो, जब आप अपने एनवायरनमेंट को या फिर अपनी इकोलॉजी को
सर्वश्रेष्ठ रखते हो, दूसरे के इन्वायरमेंट को अपने कुछ मटेरियल गेन्स के लिए यूज करते हो। ठीक है, तो इंपीरियलिज्म में सब कुछ आ जाता है। इंपीरियलिज्म में कल्चर भी आती है, इंपीरियलिज्म में इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी आती है, इंपीरियलिज्म में राइट्स का उल्लंघन भी आ जाता है, इंपीरियलिज्म में सोशल प्रेजुडिसेस भी आते हैं। ठीक है, इंपीरियलिज्म में आपके पास पॉलिसी निग्लेक्ट भी आ जाती है। सो इंपीरियलिज्म अगेन इज मल्टी डायमेंशनल, वो मल्टी डायमेंशनल होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल होडगे, नोरबर्ग होडगे, सो या हेलिना होडगे, उन्होंने किस तरह से बताया है इंपीरियलिज्म को। वो इंपीरियलिज्म के साथ साथ इसको ये कहती हैं दैट ये जो आपके पास ग्लोबलाइजेशन है, इसमें कुछ वेस्टर्न कंट्रीज जो आपके पास थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, उनको अपने हिसाब से, अपनी इकोलॉजी के हिसाब से डेवलप नहीं होने दे रही हैं। ठीक है, जब आपके पास कल्चरल एवोल्यूशनिज्म हम पढ़ते हैं, तब कल्चरल एवोल्यूशनिज्म को हम क्या कहते हैं, दैट वो बहुत, उन्होंने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ माना। ठीक है, उन्होंने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ माना और बाकियों को कहा कि ये यूनिलिनियल वे से हमारी तरफ आ रहे हैं, दे आर लेस डेवलप्ड एंड देन अस। वही चीजें कुछ वेस्टर्न कंट्रीज हमें बता रही हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को बता रही हैं। ठीक है, तो होगडे कहती हैं कि आपके पास कुछ यूनी लाइंस सेट कर दी जाती हैं, जिसके चरण सीमा के ऊपर कुछ वेस्टर्न कंट्रीज बैठे होते हैं, और वो वेस्टर्न कंट्रीज उन बाकी कंट्रीज को, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को, वो ये बोलते हैं कि आप हमारी तरह डेवलप होना है आपने। ठीक है, वो नहीं सोचते कि इनकी इकोलॉजी कैसी है, इनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कैसी है, इनके डेवलपमेंटल फैक्टर्स कैसे हैं, इनकी सोसाइटी कैसी है, इनका कल्चर कैसा है। वो इन फैक्टर्स को नहीं सोचते हैं, सिंपली जो उनके पॉलिसी डिसीजंस होते हैं, किस तरह से डेवलप होना है, किस तरह से गुड गवर्नेंस आएगी, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को पकड़ा दिया जाता है। ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव सीन रिसेंटली, कि आपके पास जो एक ऑब्सेशन है फ्री मार्केट्स के लिए, कि हर जगह के ऊपर आपको फ्री मार्केट्स चाहिए, वो ऑब्सेशन इंक्रीज हो गया है। एंड दिस हैज इंक्रीज्ड इन अफ्रीका। 1991 के बाद आपके पास होगडे जो कहती हैं, वो होगडे कहती हैं कि अफ्रीका में बहुत सारी पॉलिसीज जो हैं वो वर्ल्ड बैंक वगैरह लेके आई, गुड गवर्नेंस की पॉलिसीज, कि आप इस तरह से, आपको सरकार चलानी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, विच हैज सर्व्ड नो गुड टू दीज नेशंस। कुछ नेशंस जो हैं वो तो ग्रो कर चुके हैं, और कुछ नेशंस दे आर हाईली मार्जिनलाइज्ड, उनके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिसेस और गिर चुके हैं। ठीक है, यानी कि कल्चर को अपने हिसाब से ग्रो नहीं होने दिया जा रहा है ग्लोबलाइजेशन के चलते। एक एथनोसेंट्रिज्म जो है वो दोबारा से डेवलप हो रहा है, दोबारा से बताया जा रहा है दैट विच कल्चर इज गुड, विच कल्चर इज बैड, और विच कल्चर इज इंफीरियर, और विच गवर्नेंस सिस्टम इज गुड, विच गवर्नेंस सिस्टम इज बैड, और विच गवर्नेंस सिस्टम इज इंफीरियर। और उसके चलते एक यूनिलिनियलिटी डेवलप हुई है, और यूनिलिनियलिटी के ऊपर बाकी कंट्रीज को फोर्स किया जा रहा है। जॉन ग्रे इसी चीज को अमेरिकन ट्रम्पिज्म कहते हैं, ट्रायम्फिज्म कहते हैं, कि अमेरिका अपने जो पॉलिसी डिसीजंस हैं वो बाकियों के ऊपर थोपता है। एंड इन दिस केस आपके पास जो इंडिजीनियस कल्चर्स हैं उनका दमन हो रहा है, वो खत्म होती जा रही है। अमेरिका हमेशा अपने कल्चर को, अपने फास्ट फूड कल्चर को, या फिर अपने जो मटेरियलिस्टिक कल्चर को सबसे ऊपर रखता है, और उसका प्रोपोगेंडा 24 घंटे चलता रहता है, और जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की कल्चर्स हैं उनके ऊपर उस चीज को थोपा जा रहा है, उसको खत्म किया जा रहा है।
ठीक है। देन ऑसलैंड, वो कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के चलते आपके पास ना सिर्फ कुछ कंट्रीज दूसरे कंट्रीज का दमन करने की कोशिश कर रहे हैं, बट देयर आर सम ट्रांजैक्शनल कंपनीज या फिर सम मल्टीनेशनल कंपनीज जो कि छोटे कंट्रीज को, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को, अफ्रीकन और साउथ एशियन कंट्रीज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में दखल अंदाजी कर रहे हैं, जिसके चलते कि प्रोटेक्टिव मेजर्स प्रॉपरली उनको प्रोटेक्टिव मेजर्स नहीं लेने दे, वो प्रोटेक्टिव मेजर्स नहीं ले रहे हैं। ठीक है। प्रोटेक्टिव मेजर्स आप कैसे ले सकते थे? एमएसपी को गारंटी करके, ताकि फार्मर्स जो हैं, छोटे फार्मर्स जो हैं, वो प्रोटेक्टेड रहें। तेंदुआ लीव्स की एक्विजिशन को गारंटी करके, तेंदुआ लीव जो बाकी जो आपके पास दैट जो ट्राइबल प्रोड्यूस है उसको गारंटी करके। ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स को गारंटी करके, उनकी प्रोक्योरमेंट को गारंटी करके, या फिर एम्प्लॉयमेंट देके, प्रोएक्टिव एम्प्लॉयमेंट देके आप इंडिजिनियस कम्युनिटीज का वेलफेयर कर सकते थे, वो कंट्रीज कर सकती थी। बट देयर आर सम कंपनीज जो कि ऐसा नहीं करने दे रही हैं बिकॉज ऑफ सम वेस्टेड इंटरेस्ट्स। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। ठीक है जी। सो इन्हीं चीजों को कहते हैं फेडरिक्स, दैट अ ग्लोबलाइजेशन इट रिक्वायर्स अ कंट्री, उसको अपनी सॉवरेनिटी वगैरह देनी पड़ती है, वेस्टर्न आइडियल्स को, उनको अपने आइडियल्स वगैरह छोड़ने पड़ते हैं। ओके, देन ये रिसेंटली स्टडीज आई हैं। ठीक है, ऑब्वियसली ये एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज नहीं है, बट यहाँ पे ये चीजें पूछी जा सकती हैं। कॉनर ग्रेटी, इन्होंने स्टडी किया है कि आपके पास रिसेंटली जो हेट है और जो प्रेजुडिसेस हैं सोसाइटी में, वो ग्लोबलाइजेशन के चलते इंक्रीज हुई है। जितना ग्लोबलिज्म इंक्रीज हुआ है, सोसाइटी या फिर जो वर्ल्ड है वो एक ग्लोबल विलेज नहीं बना है, बट रादर इट इज मोर सेग्रीगेटेड नाउ, वो ज्यादा सेग्रीगेट हो चुका है। अब जो लोगों की प्रेजुडिसेस हैं वो इंक्रीज हो चुकी हैं। ठीक है, और जो एक इंडिजीनियस कम्युनिटीज में कल्चर की प्राइड का सेंस था, वो लूज होता जा रहा है। इस लॉस की वजह से वी आर फेसिंग एक्सटेंशन ऑफ इंडिजीनियस लैंग्वेजेस। तो इंडिजीनियस लैंग्वेजेस का एक्सटेंशन भी हो रहा है। ठीक है, हाँ, सारे के सारे इकोनॉमिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट नहीं हैं। ठीक है, होगडे हैं इकोनॉमिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट, आगे जो एरिक्सन करेंगे वो है इकोनॉमिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जॉन ग्रे ने थोड़ा बहुत काम किया, बट दे आर ऑल रेलेवेंट, यहाँ पे सारे रेलेवेंट हैं। कॉनर ग्रेटे ये आपके पास सोशोलॉजी में है, इन्होंने काम किया है, और इकोनॉमिक्स में काम किया है। ठीक है, ऑब्वियसली सारे के सारे नहीं है, बट दे आर रेलिवेंट हेयर। ओके, देन आइडेंटिटी क्राइसिस। सो एरिक्सन सेज कि जो आपके पास आइडेंटिटी क्राइसिस है, दे आर इंक्रीजेस, वो जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। वो कैसे इंक्रीज होते जा रहे हैं कि एरिक्सन की थ्योरी है आइडेंटिटी फॉर्मेशन की, जो कि इनकी किताब थी चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, उसमें दी थी। ये 9 पढ़ावों को स्टडी करते हैं, और इस थ्योरी को प्लीज पढ़ के जाना। एरिक्सन की थ्योरी ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जैसे टोटल इंस्टीट्यूशंस आपके सिलेबस में नहीं थे, वो भी पूछ लिए गए, ये भी पूछी जा सकती है। ठीक है, तो प्लीज इसको स्टडी करके जाना। 9 पढ़ावों के बारे में बताया है इन्होंने, चाइल्डहुड से लेके बुढ़ापे तक, 60s या फिर पोस्ट 60s की जो उम्र है, उसमें इन्होंने बताया है कि कैसे आप अपनी आइडेंटिटी का कंस्ट्रक्ट जो है, जो सेल्फ का कंस्ट्रक्ट है, वो किस तरह से आप बनाते हो।
रेगुलरली, सोसाइटी को देख के, अपने कल्चर को देख के। तो एरिक्सन कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के चलते इतने ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं कि बच्चे तय नहीं कर पा रहे हैं अंग्रेजी गाने सुनने हैं कि हिंदी गाने सुनने हैं कि पंजाबी गाने सुनने हैं। समझ रहे हो ना बात को? दैट पीपल आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि किसके साथ आइडेंटिफाई करें, हम खुद के कल्चर के साथ आइडेंटिफाई करें या फिर किसी और के कल्चर या फिर किसी तीसरे कल्चर के साथ आइडेंटिफाई करें। दे आर वेरी कंफ्यूज्ड एट द मोमेंट। तो इसके चलते सबसे ज्यादा जो दबाव है, आइडेंटिटी क्राइसिस के चलते जो सबसे ज्यादा जो दबाव है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज और उनके इंडिजीनियस कल्चर्स के ऊपर पड़ रहा है। ना सिर्फ उनका कल्चर डिस्ट्रॉय हो रहा है, दे आर, इट इज क्रिएटिंग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन देम, इट इज क्रिएटिंग साइकोलॉजिकल शॉक्स इन देम। उनका जो सेल्फ की आइडेंटिटी है, उनका जो कल्चर का सेंस है, उनका जो लैंग्वेज का सेंस है, उनकी इकोनॉमिक्स का सेंस, वो सब कुछ जा रहा है धीरे धीरे। Governments, they are not able to take the sovereign decisions for the common good or the welfare of the citizen or the welfare of the or protection of the indigenous communities. Rather they are ceding to some multinational companies. वो अपने आप हथियार जो हैं वो फेंक रही हैं कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज के आगे। ठीक है, अगेन देर इज अ क्रिएशन ऑफ अ सेंस ऑफ अमेरिकन ट्रम्पिज्म कि अमेरिका सबसे श्रेष्ठ है, वहां पे जो भी कचरा खाया जा रहा है हम भी वो कचरा खाएंगे। ठीक है, द थिंग्स लाइक दैट, दीज आर ऑल कल्चरल थिंग्स। ठीक है, ये सारी कल्चरल चीजें हैं जो कि हो रही हैं। ओके, गेटिंग द पॉइंट भाई, समझ रहे हो बात को? एक कल्चरल हेगेमनी जो है वो डेवलप होती जा रही है। ठीक है, जरूरी नहीं होता है कि आप हमेशा एंथ्रोपोलॉजिस्ट को ही लिखो। फॉर एग्जाम्पल कार्ल पोलियानी, ही वॉज नॉट एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ही वॉज एन इकोनॉमिक हिस्टोरियन, लेकिन उसको धूमधाम से लिखते हो क्योंकि उनका जो काम है वो बहुत रेलिवेंट है हमारे लिए। उसी तरह से इन सब का, एरिक्सन का खास करके भाई इसको पढ़ के जाना है, एरिक्सन। ठीक है, इनका काम बहुत हमारे लिए जो है वो जरूरी है। ओके भाई, गेटिंग द पॉइंट? किसी को कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो किसी ने? एनीवन हैविंग एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन? चलिए, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ जी बेलीज ट्रांजैक्शनल अप्रोच टू पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी। भाई इस सवाल को किसी ने अटेम्प्ट करने की भी कोशिश नहीं की, कम से कम गूगल ही कर लेते। अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट भाई, बाथ और बेली का ये जो अप्रोच है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार डिस्कस किया जा रहा है इसको फ्रंट्स के ऊपर, क्योंकि पॉलिटिकल ट्रांजिशन हर जगह के ऊपर देखी जा रही है। ठीक है, एफ जी बेली का जो ट्रांजिशनल अप्रोच है ये ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स को स्टडी करने के लिए, लोकल पॉलिटिक्स को और ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स को स्टडी करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, 1969 में इन्होंने एक किताब लिखी थी, स्ट्रेटाजेम्स एंड स्पॉइल्स। ठीक है, एक सिंपल सा एक नोट था, उसके ऊपर ये चीज़ों को डिस्कस करते हैं। अगेन उड़ीसा में इनका काम हुआ था, बिसीपारा में। तो बिसीपारा में जो पॉलिटिकल ग्रुपिक्स है वो किस तरह से एक दूसरे के साथ लड़ रही हैं, किस तरह से वो इलेक्शंस कंटेस्ट कर रही हैं या फिर लोगों का सपोर्ट जीत रही हैं, इसके ऊपर इन्होंने स्टडी किया, यानी कि पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी में इन्होंने स्टडी किया। अब ध्यान से सुनिए कि ट्रांजैक्शनल अप्रोच है क्या चीज, या फिर ट्रांजैक्शनल थ्योरी की तरह इस सवाल को पूछा जा सकता है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी में थ्योरी का मतलब वही है कि कैसे आप डेटा कलेक्ट करोगे, अप्रोच का मतलब भी यही है कि डेटा कैसे कलेक्ट करोगे। ठीक है,
ये कहते हैं कि दो तरह की पॉलिटिकल डायमेंशंस होती हैं, कि दो तरह से आपके पास दो तरह की पॉलिटिकल डायमेंशंस हैं, एक है नॉर्मेटिव, एक है प्रैग्मेटिव। नॉर्मेटिव का मतलब है कि आप, सोसाइटी जिसको मॉरल कह देती है, सोसाइटी जिसको सही कह देती है, आपने वही काम करना है। सोसाइटी जिसको गलत कहती है, आपने वो गलत काम नहीं करना है। यानी कि आप एक्सट्रीमली अपने एथिक्स के ऊपर चल रहे हो। जो सही है वो आप सही करोगे, जो गलत है, सोसाइटी ने गलत कह दिया, उसको आप गलत ठहरा दोगे चुपचाप। ठीक है। नॉर्मेटिव सिस्टम इट रिप्रेजेंट अ सिंपल ब्यूरोक्रेटिक ऑर्डर। ब्यूरोक्रेटिक ऑर्डर कब डेवलप होता है? जब मार्केट में या फिर जब पॉलिटिक्स में यू डू नॉट हैव एनी प्रॉपर कंपटीशन, या फिर पावर का जो गेन है आप बहुत टाइम के लिए आप अपने पास रखते हो, तो आप सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर काम करते हो, जिन रूल्स एंड रेगुलेशंस की लिजिटिमेसी है ग्राउंड के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ मेनी पंचायत, बहुत सारी पंचायत या फिर खाप पंचायत का आप एक केस ले लीजिए। खाप पंचायत बहुत कम बार ऐसा होता है कि खाप पंचायत कुछ ऐसा कह रही हो कि लड़कियों को स्कूल में भेजो, या फिर लड़कियों को कहो कि कोई दिक्कत नहीं, लव मैरिज कर लो। ऐसा नहीं होगा कभी भी। वाई? बिकॉज वो एक नॉर्मेटिव सिस्टम के ऊपर, जो सोसाइटी ने मॉरल सेट कर दिए हैं, उनके ऊपर ही वो अपने डिसीजंस लेगी। ठीक है। एफ जी बेली कहते हैं कि एक तो है ये पार्टी, इसको इन्होंने कहा दैट दिस इज द मॉरल टीम, ये मॉरल टीम है हमारी। इसके अगेंस्ट जो दूसरी पार्टी खड़ी होती है उसको वो कहते हैं प्रेगमेटिक रूल्स के ऊपर वो चल रही है। वो ऐसे रूल्स के ऊपर नहीं चलेगी कि लोग उसको गालियां निकालें, लोग उसको कहें कि आपने अपनी आत्मा बेच दी। रादर वो मॉरल रूल्स के जरा इर्द गिर्द हो जाएगी, ताकि लोगों की जो रूल, जो लोगों की एस्पिरेशंस हैं, उनको वो एक्सट्रैक्ट कर सके, लोगों के इमोशंस को एक्सट्रैक्ट कर सके। ठीक है। वो एंटायर मॉरलिटी के ऊपर नहीं रहेगी, वो थोड़ी सी प्रैग्मेटिक हो जाएगी, ये जो दूसरी पार्टी है, ये वाली जो पार्टी है, ताकि लोगों की एस्पिरेशंस के ऊपर खेला जा सके और लोगों की जो वोट्स हैं उनको लिया जा सके, लोगों की सपोर्ट को लिया जा सके। जो आपके पास दूसरी ये वाली पार्टी है, इसमें जो आपका ऊपर वाला सिस्टम है, जो उसका फंक्शनल सिस्टम होगा, इट विल बी वेरी फ्लेक्सिबल। ये बहुत फ्लेक्सिबल होगा, इतना फ्लेक्सिबल होगा दैट एन नंबर ऑफ अलायंसेस विल बी मेड। लगातार ये अलायंसेस बनाएगी दूसरे ग्रुप्स के साथ, कि किसी ना किसी तरह से जो मेरे विरोधी पार्टी है, जो मेरा प्रतिद्वंदी है, उसको हराया जा सके, उसको बाहर निकाला जा सके। गेटिंग द पॉइंट? क्योंकि मॉरल्स का जो सपोर्ट है वो तो ये लेके बैठी है, मॉरल्स का सपोर्ट तो ये वाली जो पार्टी है ये लेके बैठी है। ठीक है। ये कंजर्वेटिव पार्टी है जिसके पास एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम अपने मॉरल्स के ऊपर चल रहा है, नई चीजों को वो नहीं फॉलो कर रहा, ना ही समझ पा रहा है। उसके प्रतिद्वंदी में दूसरी पार्टी आती है। ठीक है। वो लोगों की एस्पिरेशंस के ऊपर खेलती है। और एफ जी बेली कहते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो पार्टी है वो इसको रिप्लेस कर जाती है, क्योंकि लोगों की एस्पिरेशंस जो हैं वो मॉरल्स के ऊपर अक्सर ही भारी पड़ती हैं। तो इसको वो ट्रांजैक्शनल अप्रोच कहते हैं, कि पावर का जो ट्रांजिशन है वो कैसे हो रहा है। ठीक है। यहां से आपको पता चलता है कि कौन से रूल्स एक्सट्रीमली प्रोहिबिटेड है सोसाइटी में, कौन से रूल्स जो हैं उनको फॉलो कर सकती है। क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी आपका पॉलिटिकल ग्रुपिंग्स ऐसी चीजें नहीं बोलेंगी जो कि सोसाइटी में एक्सेप्टेबल ना हो। लव मैरिज की चर्चा नहीं होगी। ठीक है। इंटरकास्ट मैरिज की चर्चा नहीं होगी।
पैट्रियार्ची को कैसे भगाना है इसकी चर्चा एक आध पार्टी थोड़ा बहुत कर लेगी, जो कि अर्बन जिसका जो है वो बेस होगा। रूरल बेस वाली पार्टी उसकी भी चर्चा नहीं करेगी। तो इससे आपको पता चल जाता है दैट व्हाट आर द रूल्स जो कि सोसाइटी फॉलो नहीं कर रही है। समझ रहे हो ना कि एफ जी बेली का ट्रांजेक्शनल अप्रोच क्या है। ये एफ जी बेली की ट्रांजेक्शनल थ्योरी है भाई। एवरीवन गेटिंग द पॉइंट, समझ रहे हो? एनीवन एनी डाउट? किसी को कोई डाउट हो? सर इस आंसर को स्ट्रक्चर कैसे करना है? इस आंसर को आप सिंपली बताओ कि पहले आपके पास इन इंट्रोडक्शन कि ये थ्योरी क्या है, लोकल पॉलिटिक्स और ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स को समझाती है, इसका फील्ड वर्क कहाँ पे किया गया था, और जो किताब है वो कौन सी लिखी गई है। फिर उसके बाद दीज आर द पोस्टुलेट्स, इनको पोस्टुलेट करो कि देर आर टू पॉलिटिकल डायमेंशंस, नॉर्मेटिव एंड प्रैग्मेटिव, and on the basis of the normative and pragmatic political dimensions, there are two, according to FG Belly, there are two political teams, moral team and transactional team। ठीक है, मॉरल टीम उसके आपके पास क्या प्रॉपर्टीज हैं? जो ब्यूरोक्रेटिक ढांचा है, इट इज वेरी रिजिड, इट इज हाईली मोटिवेटेड टूवर्ड्स द कल्चरल रूल्स, और इट इज हाई फॉलोइंग द लिजिटिमेट रूल्स जो कि बनाए गए हैं सोसाइटी के द्वारा। जो स्ट्रक्चर है वो प्रॉपरली इस्टेब्लिश्ड है इस पार्टी का, इस ऑर्गेनाइजेशन का। देर इज अ पर्टिकुलर लीडर, एक रिकॉग्नाइजेबल लीडर है, और उस रिकॉग्नाइजेबल लीडर के साथ साथ आपके पास कुछ लॉयल फॉलोअर्स हैं। ये आपके पास मॉरल टीम्स की प्रॉपर्टी है। दूसरी तरफ आपके पास दूसरी टीम है, दैट इज नोन एज ट्रांजैक्शनल टीम। ठीक है, ही विल अगेन, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? ट्रांजैक्शनल टीम जो है वो क्या करती है? फॉलो द प्रैग्मेटिक ऑर्डर। ठीक है, वो प्रैग्मेटिक होगी, नॉर्मेटिव नहीं होगी वो। ठीक है, देन इट विल प्ले ऑन द एस्पिरेशंस ऑफ द पब्लिक और द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। ठीक है, उनको लेने की कोशिश करेगी। एडहेरेंट फॉलोअर्स यहाँ पे नहीं होंगे, कम्प्लेक्स या फिर जो रिजिड ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है इसका वो नहीं बना होगा। ये जो है वो आपके पास बहुत तेजी से, फ्रीक्वेंटली इट विल बी मेकिंग अलायंसेस विद पीपल, लोगों के साथ भी अलायंसेस बना रही होगी। ये दोनों का आ गया। देन ट्राई टू राइट द रेलेवेंस, इसका रेलेवेंस क्या है? ठीक है, पहला रेलेवेंस तो यही है कि जो लोकल पॉलिटिकल ऑर्डर है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, वो ज्यादातर इन्हीं चीजों के ऊपर बन रहे हैं, इन्हीं चीजों के ऊपर वो लीडर्स को चुन रहे हैं, और जो पुराने लीडर्स हैं वो जा रहे हैं अपने घर को। दूसरा जो इसका सबसे बड़ा पॉलिटिकल या फिर एंथ्रोपोलॉजिकल रेलेवेंस है वो ये है कि ये सोसाइटल रूल्स कैसे चेंज हो रहे हैं, व्हाट आर द नॉर्मेटिव रूल्स और व्हाट आर द कंजर्वेटिव मॉरल रूल्स एंड व्हाट आर द प्रैग्मेटिक रूल्स। यानी कि जो स्पेक्ट्रम है डेविएशन का या फिर जो चेंज का स्पेक्ट्रम है, वो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट को बताते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ दैट एटिक अप्रोच, जिसको आप कहते हो आउटसाइडर्स अप्रोच, आप इसको समझा सकते हो। ठीक है जी। एनीवन एनी डाउट? ठीक है, इस तरह से आपने इसका रेलेवेंस दे देना है। ये है एक्सप्लेनेशन इसकी। हाँ जी पूजा, अंडरस्टैंड द पॉइंट? हाँ जी सर। ओके ओके। ठीक है, देन राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द लीगल एंथ्रोपोलॉजी। लीगल एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर आपने एक शॉर्ट नोट लिखना था। लीगल एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या है? सिंपल सोसाइटीज में या फिर कम्प्लेक्स सोसाइटीज में लॉ की स्टडी, दिस इज नोन एज लीगल एंथ्रोपोलॉजी। स्टार्टिंग जो है वो हेनरी मेन ने की, एंशियंट लॉ इनकी किताब थी। 1861 में इनकी किताब लिखी गई। अगेन वही एथनोसेंट्रिक व्यू जो कि बाकियों का था, मॉर्गन वगैरह का था। तो इन्होंने जो आपके पास
छोटी सोसाइटीज हैं, प्रिमिटिव सोसाइटीज हैं, उनके लॉज को कहा दैट दीज आर द प्रोटो लॉज। यानी कि आपके पास मोटा मोटी जो आपके पास पैट्रियार्चिकल लॉज हैं उनको इन्होंने सर्वश्रेष्ठ बताया और बाकी लॉज को प्रोटो लॉज बता दिया। ठीक है, कि अल्टीमेटली ये जो सोसाइटीज हैं वो एक पैट्रियार्चिकल ऑर्डर को ही फॉलो करने वाली है। ठीक है, आगे चल के हम देखते हैं कि मॉर्गन वगैरह वो भी इसी चीजों को सब्सटेंशिएट कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद आते हैं मलिनोव्स्की 1926, काम है क्राइम एंड कस्टम इन द सैवेज सोसाइटी। ठीक है, वो बताते हैं कि जो आपके पास रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं दे आर रैशनल। ठीक है, हेनरी मेन जो हैं वो कौन सी अप्रोच फॉलो करते हैं, वो कोरस्पॉन्डेंस, जैसे आपके पास फ्रेजर वगैरह ने की आर्म चेयर अप्रोच, वही ये फॉलो करते हैं कि कोरस्पॉन्डेंस से जो क्वेश्चनेयर्स हैं वो भेज देते हैं। ठीक है, क्वेश्चनेयर्स वगैरह शेड्यूल्स वगैरह भेज के ये डेटा को कलेक्ट करते हैं। मलिनोव्स्की पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन को लेके आते हैं यहाँ पे। ठीक है, और चीज़ों को बताते हैं दैट दे आर वेरी साउंड, बहुत रैशनल चीज़ें हैं, बहुत रैशनल कस्टम्स हैं, जो रैशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनके ऊपर की सोसाइटी जो है वो चलाई जाती है। प्रोटो लॉज वगैरह नहीं है, वेल फॉर्म्ड वेल डेवलप्ड लॉज है अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। ठीक है, तो जो आपका लीगल इंस्टीट्यूशन है वो नीड्स के ऊपर ये बता देते हैं, नीड्स के साथ बना हुआ है। देन इवेंट्स पिक्चर्ड, इनका काम है विचक्राफ्ट, ऑरेकल्स एंड मैजिक के ऊपर, अजानडेज के ऊपर। ठीक है, पिक्चर्ड कहते हैं, पिक्चर्ड का जो काम है वो है कि किस तरह से सोशल ऑर्डर वो फॉलो किया जा रहा है और किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट को निपटाया जाता है। ठीक है, कि सोशल ऑर्डर किस तरह से फॉलो किया जा रहा है और किस तरह से सिंपल सोसाइटीज में कॉन्फ्लिक्ट को निपटाया जाता है। ठीक है, तो मैजिक वगैरह को, जो रिलीजन है, इसको एक सोशल ऑर्डर बनाने का ये एक, यानी कि मैजिक को, रिलीजन को भी ये एक तरह का रूल्स और रेगुलेशन का गाइडेंस मानते हैं, गाइडेंस समझाते हैं। ठीक है, फिर आपके पास 59 में जो लीगल एंथ्रोपोलॉजी है, इसको हम वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो लीगल एंथ्रोपोलॉजी आती है इसको हम न्यू लीगल एंथ्रोपोलॉजी भी कहते हैं। न्यू लीगल एंथ्रोपोलॉजी में लीगल प्लूरलिज्म का काम बढ़ जाता है और जो दूसरा सबसे बड़ा काम बढ़ता है वो आता है एथनिक यूनिट्स का। ठीक है, एथनिक ग्रुप्स का, एथनिक ग्रुप्स के ऊपर हम जो काम है वो बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो बाथ जो हैं वो स्टडी करते हैं पॉलिटिकल लीडरशिप अमंग स्वात पठान्स। ठीक है, और स्वात पठान्स के ऊपर वो किस तरह स्टडी करते हैं कि देयर आर एन नंबर ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर मेनी एथनिक ग्रुप्स। ठीक है, जो स्वात पठान्स को वो स्टडी करते हैं वो इस तरह से स्टडी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल टेक माई केस। ठीक है, मेरा एक केस ले लीजिए, मैं सिख भी हूं, मैं पंजाबी भी हूं, मैं जट भी हूं। ठीक है, सो देर आर एन नंबर ऑफ आइडेंटिटीज, एन नंबर ऑफ एथनिसिटीज दैट आर एसोसिएटेड विद मी। जब मैं पंजाबीज में बैठूंगा तो मैं जो पंजाबीज के रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, पंजाबी में बात करना, उन डायलेक्ट्स को यूज करना, मैं उन चीजों को फॉलो करना शुरू कर दूंगा। ठीक है, व्हेन मैं किसी हिंदी बोलने वाले सिख्स के पास बैठूंगा तो मेरे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो चेंज हो जाएंगे, या फिर अंग्रेजी बोलने वाले किसी एनआरआई सिख के साथ बैठूंगा, मेरे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो मेरा बिहेवियर है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो किस तरह से आपकी एथनिक आइडेंटिटी आपके रूल्स को चेंज करती है, या फिर आपकी परसेप्शन को चेंज करती है, या फिर नॉर्म्स को चेंज करती है। ठीक है, वो बात ने स्टडी किया था। ठीक है, तो दो तरह से आप लीगल एंथ्रोपोलॉजी को डिवाइड कर सकते हो। वन इज ओल्ड लीगल एंथ्रोपोलॉजी जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के पहले थी, एक वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वाली। वर्ल्ड 1 या फिर वर्ल्ड वॉर 2 के पहले वाली जो एंथ्रोपोलॉजी है, लीगल एंथ्रोपोलॉजी है, उसमें आप ज्यादातर प्रिमिटिव सोसाइटीज को स्टडी कर रहे हो। बाद वाली में आप प्रिमिटिव सोसाइटीज के साथ साथ
कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज को भी स्टडी करना शुरू कर देते हो। ठीक है जी। देन 1941 या फिर वर्ल्ड वॉर टू के दौरान जो है वो केस स्टडी अप्रोच का जो फॉर्मेशन है वो होना शुरू हो जाता है। और आजकल भी जो लीगल एंथ्रोपोलॉजी है इसमें केस स्टडी अप्रोच को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। और जो मेथड्स या फिर मेथडोलॉजीज यूज की जाती हैं वो वर्चुअल एथनोग्राफी की यूज की जाती है। वर्चुअल एथनोग्राफी का मतलब क्या है कि जो साइबर स्पेस से या फिर मीडिया से कंटेंट को जनरेट करना, ठीक है, दैट इज नोन एज वर्चुअल एथनोग्राफी। इंस्टीट्यूशनल एथनोग्राफी को यूज किया जाता है। इंस्टीट्यूशनल एथनोग्राफी का मतलब क्या होता है कि इंस्टीट्यूशन को मुखर मान के उनकी स्टडी करना, उनकी केस स्टडी करना। यानी कि अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में आपका जो बिहेवियर है वो किस तरह से रह रहा है। क्योंकि लेट्स से यू आर अ चाइल्ड, स्कूल भी जाओगे आप, ट्यूशन क्लासेस में भी जाओगे आप, घर पे भी रहोगे, पीयर ग्रुप में भी रहोगे। दीज आर डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूशनल एथनोग्राफी। आपका स्कूल, आपका घर, आपका ट्यूशन एनवायरनमेंट। तो आप क्या करते हो कि डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के नॉर्म्स को स्टडी करते हो और नॉर्म्स जो हैं वो किस तरह से बदल रहे होते हैं उसका डेटा कलेक्ट करते हो। देन पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन, ये सबको पता ही है कि पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन क्या होती है। कि आप एक जो है आप एक सोसाइटी में जाते हो, उस सोसाइटी में पार्टिसिपेट करते हो, यू बिकम एन एक्टर, आप एक एक्टर बन जाते हो। देखिए एथनोग्राफीज का मतलब ये नहीं होता है सिंपल खड़ा होकर डेटा कलेक्ट करना। एथनोग्राफीज का मतलब है, पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन का मतलब है, पार्टिसिपेटरी एथनोग्राफी का मतलब क्या है, यहाँ पे एथनोग्राफी आना चाहिए था, ऑब्जर्वेशन नहीं एथनोग्राफी। पार्टिसिपेटरी एथनोग्राफी का मतलब क्या है कि यू विल बिकम एन एक्टर। आप वहां पे जाके उस कल्चर में एक्टर बनना शुरू कर दोगे। एक्टर बनने की खासियत क्या है कि आपको सीखना पड़ता है। ठीक है, आपको सीखना पड़ता है, बाकियों के रूल्स एंड रेगुलेशंस आप सीखोगे, बाकियों के रूल्स एंड रेगुलेशंस, बाकियों का बिहेवियर सीखोगे। फिर उसके बाद यू हैव टू सी कि अच्छा मेरे में कितना चेंज आया है, मेरा जो ये करेक्टर बना है ये कैसा बना है। अल्टीमेटली आपका एक करेक्टर बन जाएगा, आपका एक कंस्ट्रक्ट बन जाएगा जो कि उस कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने एक सवाल डाला था दैट एम्पैथी इज अ कोर प्रिंसिपल ऑफ फील्ड वर्क। उसी उसमें यही चीजें लिखनी थी आपने। ठीक है, लेकिन अगेन किसी ने कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, पार्टिसिपेटरी एथनोग्राफी का ये मतलब होता है कि आप खुद को एक्टर बना लेते हो, आप चीजों को सीखते हो उनमें जाके। ठीक है, इट इज जस्ट लाइक फिल्म मेकिंग। एथनोग्राफी फिल्म मेकिंग होती है बिल्कुल। एथनोग्राफी में काफी फिल्म मेकिंग वगैरह की, ये मास कम्युनिकेशन वगैरह की पढ़ाई की जाती है। एनीवेज, आजकल स्टडीज किस चीज की हो रही हैं, दैट द इंटरसेक्शनल बिटवीन द लॉ एंड कल्चर, किस तरह से जो लॉज हैं वो बदल जाते हैं, ह्यूमन राइट्स डिफरेंट डिफरेंट कल्चर में कैसे बदल जाते हैं, लीगल प्लूरलिज्म जैसे मैंने डिस्कस किया कि अगर मैं पंजाबीज में बैठा हूँगा तो मेरा बिहेवियर चेंज हो जाएगा, लॉज चेंज हो जाएंगे, कस्टम्स चेंज हो जाएंगे। अगर मैं किसी एनआरआई सिख के साथ बैठा हूँगा तो अगेन मेरा बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाएगा। सो देर आर मैनी डायमेंशंस जिसमें आप गुजरते हो और आपकी जो लीगैलिटी की सेंस है वो चेंज होती रहती है। भाई एवरीवन गॉट द पॉइंट, सबको आइडिया तो पता चल गया ना दैट व्हाट इज द आइडिया ऑफ लीगल एंथ्रोपोलॉजी। इसका आइडिया क्या है। नई नई एंथ्रोपोलॉजीज डेवलप हो रही हैं। देयर इज वन मोर एंथ्रोपोलॉजी जो कि आ रही है, जो कि बहुत रेलिवेंट भी है, साइबर एंथ्रोपोलॉजी। उसके बारे में भी स्टडी करो। इस तरह से आपको साथ के साथ थोड़ा बहुत कवर करते रहने पड़ेगा। ठीक है, तभी चीजें आपकी जो प्रॉपरली हैंडल में आ पाएंगी, तभी मजा आएगा सब्जेक्ट को करने में। रट्टा मार के उसको उल्टी कर देने में क्या मजा है। भाई गेटिंग द पॉइंट, समझ रहे हो बात को। हाँ जी, लीगल रिलेटिविज्म का मुद्दत ये मतलब होता है कि कैसे एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में जो लीगैलिटी की सेंस है वो बदल रही है। ये होता है लीगल रिलेटिविज्म। लीगल प्लूरलिज्म का एक फॉर्म ही है लीगल रिलेटिविज्म। ओके,
सो मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कल्चर इज एन इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ पावरफुल टू क्रिएट लिजिटिमेसी। अच्छा, पावर और लिजिटिमेसी में अंतर तो समझते हो ना एवरीवन? अंडरस्टैंड? सबको पता है ना अंतर क्या है पावर और लिजिटिमेसी में? ठीक है ना, पता है सबको? ओके मुद्दित, मैं बाद में बता दूंगा, एक बार चीजें खत्म हो जाएं फिर मैं लीगल रिलेटिविज्म बता दूंगा आपको। आप क्या पूछ रहे हो, लीगल रिलेटिविज्म पूछ रहे हो या फिर पावर और लेजिटिमेसी का अंतर पूछ रहे हो? पावर और लेजिटिमेसी। ओके ओके ठीक है। पावर का मतलब क्या होता है कि अपनी चीज करवाना जो आप चाहते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट इज पावरफुल। अगर गवर्नमेंट कोई काम आपको कहने के लिए, गवर्नमेंट कुछ कहती है कि आपको ये काम करना है, तो आप चुपचाप काम कर देते हो बिकॉज यू हैव फियर। एक आपके पास एक फियर फैक्टर है। ठीक है, दिस इज पावर। पावर का मतलब है कि लोगों को अपने तरीके से डाइवर्ज करवा सकना। ठीक है, बट पावर इट इज वेरी एक्सपेंसिव। पावर जो है वो बहुत एक्सपेंसिव होती है। लिजिटिमेसी का मतलब होता है यू डू नॉट से एनीथिंग टू पीपल। लोगों को आप कुछ नहीं कहते, बट फिर भी आप लोगों के बिहेवियर को बदल देते हो जस्ट बाय वन रिक्वेस्ट। अगर आप रिक्वेस्ट नहीं भी करते तो भी लोगों का जो बिहेवियर है वो बदल जाता है। दिस इज नोन एज लिजिटिमेसी। ये लिजिटिमेसी का मतलब होता है। समझ रहे हो बात को? सवाल करते हैं तो सवाल के जरिए आपको और आंसर के जरिए और चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इंडियन एंथ्रोपोलॉजी के पर्सपेक्टिव से आपको इसको स्टडी करना था। बेसिकली जो सवाल था वो डिस्ट्रीब्यूटिव पावर के ऊपर था। ठीक है, अगेन पिछली लेक्चर में, पिछली वीडियो में डिस्ट्रीब्यूटिव पावर को हम स्टडी कर चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव पावर का अर्थ क्या होता है? एक दो तरह की पावर्स हैं, एक सेंट्रलाइज्ड पावर है, एक डिस्ट्रीब्यूटिव पावर है। मिशेल फुको की ये पावर की फिलॉसफी है। अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, पढ़ के जानी है। मिशेल फुको की पावर की फिलॉसफी दो तरह से पावर को बताती है, डिस्ट्रीब्यूटिव और सेंट्रलाइज्ड पावर। डिस्ट्रीब्यूटिव पावर का मतलब है कि जहां पे आपको कोई फिक्र नहीं है, कोई डर नहीं है किसी फोर्स का, बट फिर भी आप उसके हिसाब से अपने बिहेवियर को मोल्ड कर रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको अच्छे नंबर लेके आने हैं, आपको यूपीएससी क्लियर करना है। ठीक है, किसी जान माल का कोई आपको खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी आप कर रहे हो। बड़ों को जी कह के बुलाना है, बड़ों के पैर छूने हैं। ठीक है, जान माल का कोई खतरा नहीं है, ठीक है, कोई आपको गोली नहीं मारने वाला, बट फिर भी आप बड़ों के जो पैर हो वो छूते हो। सो दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव पावर। दूसरी होती है सेंट्रलाइज्ड पावर, कि अगर आप किसी को हर्ट करते हो तो गवर्नमेंट आके आपको हर्ट करती है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव पावर समझ गए ना, कि ये आपके बिहेवियर को बनाती है, बिहेवियर को बिगाड़ती है। ये मिशेल फुको का एक कंसेप्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव पावर का। डिस्ट्रीब्यूटिव पावर ज्यादातर जो है वो कल्चर से बनती है। कल्चर कौन बनाता है? जो कि पावर में बैठा हो। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट? समझ रहे हो बात को? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ब्राह्मण्स जो थे वो पावर में बैठे थे। ब्राह्मण्स ने कल्चर बना दी दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड कास्ट सिस्टम। ठीक है, कोई मनु महाराज आए, उन्होंने कल्चर बना दी, उन्होंने कास्ट सिस्टम बना दिया। क्यों? क्योंकि वो पावर में थे, वो पावर में थे, वो ऑलरेडी लिजिटिमेसी में थे, तो उन्होंने एक चीज बना दी, कास्ट सिस्टम, जिसके साथ की उनकी पावर को, यानी कि उनकी जो स्टैंडर्ड है, उनकी जो सोशल स्टेटा है, उसको एक लिजिटिमेसी बन गई, मिल गई लिजिटिमेसी। ठीक है,
तो आपके पास यही चीजें कह रहा है दैट कल्चर इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ पावरफुल टू क्रिएट लेजिटिमेसी। ठीक है, लेजिटिमेसी का सिंपल अर्थ ये है कि आप सोसाइटी में लोग आपको चुपचाप फॉलो करना शुरू कर देते हैं, लोग ज्यादा जो है वो क्वेश्चन नहीं करते। गेटिंग द पॉइंट? समझ पा रहे हो बात को? ठीक है, इसका जो इंडियन एग्जाम्पल है, इंडियन क्लासिकल एग्जाम्पल है, वो दिया था डुमोंट ने। ठीक है, डुमोंट ने स्टडी किया था इसी चीज के ऊपर, और उन्होंने इसी कास्ट सिस्टम को स्टडी किया था कि ब्राह्मण्स जो हैं उन्होंने कुछ कुछ स्कल्पचर्स बनाई, उन स्कल्पचर्स में लिखा कि जो ब्राह्मण्स हैं, ये कास्ट है ब्राह्मण्स की, ये सर्वश्रेष्ठ हैं, बाकी इनके नीचे हैं। जो इनको पैट्रोनेज दे रहे थे उनको इन्होंने अपने नीचे रखा, और उनके नीचे जो क्षत्रिय थे उनको उनके नीचे वैश्यास को रख दिया, फिर सबसे नीचे शूद्रास को रख दिया, अपने आप को इन्होंने सबसे ऊपर रखा बाय राइटिंग अ कल्चरल टेक्स्ट। एक कल्चरल टेक्स्ट को राइट करके, एक कल्चरल टेक्स्ट को लिख के। समझ रहे हो बात को? एवरीवन गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, सो देवर इन पावर, उनके पास पावर थी, उनके पास एक सेंट्रलाइज्ड पावर थी, वो कुछ लिख सकते थे, लिख के कल्चर बना सकते थे। ठीक है, उनके पास एक कल्चर बनाने की ताकत थी जो कि उनको डिस्ट्रीब्यूटिव पावर भी देती है। When they had power to create distributive power, ठीक है, जब उनके पास एक ताकत आ गई कि वो डिस्ट्रीब्यूटिव पावर यानी कि कल्चर को क्रिएट कर सकते हैं, देन आपके पास उन्होंने एक लिजिटिमेसी जो है वो अपनी पोजीशन को दे दी कि हम सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, बाकी हमारे नीचे हैं। समझ रहे हो बात को? सिमिलर इज द कंडीशन ऑफ पैट्रियार्ची। अगेन देयर आर सम स्क्रिप्चर्स। ठीक है, पोस्ट वैदिक इरा में कुछ स्क्रिप्चर्स बनाए गए, कुछ लिखा गया जहां पे मर्द को सर्वश्रेष्ठ बता दिया गया। लिखा किसने? इसी मर्द ने। ठीक है, मर्द ने क्यों लिखा? बिकॉज दे ऑलरेडी हैड पावर। जब पावरफुल के हाथ में कल्चर आ जाए तो वो लिजिटिमेसी अपने आप प्रोड्यूस कर लेता है। यही आपके पास सवाल कह रहा है, यही डुमोंट कह रहे हैं, यही फूको कह रहा है। समझ आ रही है बात? एवरीवन गेटिंग द पॉइंट? एवरीवन गेटिंग द पॉइंट? मुदित, संदीप, ठीक है, ओके। एरिक वुल्फ इसी चीज को किस तरह से समझाते हैं? अगेन एरिक वुल्फ, ही इज अ पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ही सेज दैट द कल्चर इज अ रिजल्ट ऑफ अनइक्वल सोशल रिलेशनशिप्स। ठीक है, इसी चीज को वो दूसरे एंगल से देखेंगे कि कल्चर क्यों डेवलप हुई, क्योंकि आपके पास अनइक्वल सोशल रिलेशनशिप्स थे। अनइक्वल सोशल रिलेशनशिप्स क्यों थे? क्योंकि किसी के पास पावर ज्यादा थी, किसी के पास पावर कम थी। देन अल्टीमेटली उन्होंने कल्चर को इस तरह से डिवाइस किया कि ये सोशल रिलेशनशिप्स जो हैं वो बने रहें। समझ आ रही है बात? ठीक है, फिर रिसेंटली 2002 में ये किताब आई है जीन पास्कल डलोज की। ठीक है, पास्कल कहते हैं दैट, इनकी किताब का नाम है कल्चरल ट्रबल्स, पॉलिटिक्स एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ मीनिंग। ठीक है, ये कहते हैं कि देखो देयर आर पावर सेंटर्स, पावर सेंटर्स होते हैं अलग अलग। फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ स्वदेशी, जो आपके पास स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, ठीक है, 1905 में। तो स्वदेशी मूवमेंट में क्या हुआ था? रक्षाबंधन को यूज हुआ था। सो
वो कहते हैं कि कई बार क्या होता है कि सोसाइटी में पावर सेंटर्स बन जाते हैं, एक बड़ा पावर सेंटर होता है और दूसरा जो पावर सेंटर होता है वो इसको टक्कर दे रहा होता है, बड़े पावर सेंटर को। तो इस केस में क्या होता है कि जो छोटा पावर सेंटर होता है वो कल्चर को यूज करता है, ठीक है, वो कल्चर को यूज करता है अपने पावर, अपने लोगों को बताने के लिए कि असल में चीजों को इस तरह से लिखा गया है। वो री इंटरप्रिटेशन करता है कल्चर की, नया नजरिया लोगों को देता है ताकि उसकी लिजिटिमेसी सोसाइटी में बढ़ सके और दूसरा पावर सेंटर जो है वो छोटा हो सके। ठीक है, ये पास्कल कहते हैं कि सोसाइटी में सिर्फ एक इक्विलिब्रियम जनरेट करने के लिए, अब ब्राह्मण्स ने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दर्जा देके एक इक्विलिब्रियम जनरेट कर लिया, एक रिजिड सोशल स्ट्रक्चर जो है वो बना लिया। वो सोशल स्ट्रक्चर आज तक चला आ रहा है, लिजिटिमेसी लेके कल्चर में चीजों को लिख के। पास्कल कहते हैं कि सोशल स्ट्रक्चर को चुनौती देने के लिए भी यही कल्चर काम में आती है, इसी चीज के काम आती है। ठीक है, तो जब दूसरा पावर सेंटर बन जाता है, जब आपके पास इंडियन रेनेसांस का टाइम आता है, इंडियन पावर सेंटर्स बाकी बनने भी शुरू हो जाते हैं, देन चीजों को दोबारा से लिखा जाता है, दोबारा से उनको इंटरप्रेट किया जाता है और लोगों को बताया जाता है ताकि खुद वो पावर को असेंबल कर सकें। गेटिंग द पॉइंट भाई, समझ रहे हो? आजकल किस तरह से चीजों को लिखा जा रहा है, किस तरह से जो चीजें हैं उनको दोबारा से रीइंटरप्रेट किया जा रहा है। ठीक है, बाय डोमिनेंट कास्ट। डोमिनेंट कास्ट भी भाई यही काम करती है ना। डोमिनेंट कास्ट वो कास्ट होती है जिनके पास पॉलिटिकल मदद भी है, पॉलिटिकल माइलेज भी होती है प्रॉपर सारी, जिनके पास लैंड भी होती है, जिनके पास वेस्टर्न एजुकेशन भी होती है। ठीक है, तो वो गानों के जरिए, ठीक है, मूवीज के जरिए आपको अपने आप को असर्ट करते हैं, एक नया कल्चर डेवलप करते हैं, एक नया नरेटिव डेवलप करते हैं। ठीक है, जिसके जरिए कि चाहे वो चीजों को कई बार रीइंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं ताकि जो नीचे वाले जो लोग हैं, जो नीचे वाला स्टेटा है, वो ऊपर ना आ सके। ठीक है, अपने लिए वो अलग कल्चर डेवलप कर रहे होते हैं, नीचे वाले को ऊपर आने से रोकते हैं। ठीक है, उनको अछूत का दर्जा वो भी देते हैं। ठीक है, उनको घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसा काम करते हैं। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट भाई, समझ रहे हो सब? संदीप, मुदित, एवरीवन गेटिंग द पॉइंट? ठीक है जी। हाँ जी, एनीवन, एनी डाउट? किसी का कोई डाउट हो किसी चीज के रिगार्डिंग? संदीप, मुदित, राज, पूजा, एनीवन? हाँ जी मुदित, एनी डाउट? सर इसमें दूसरा नैरेटिव यूज कर सकते हैं क्या कि अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ और ज्यादा मैटर नहीं है कि वीक भी कल्चर को यूज करते हैं और अपनी लेजिटिमेसी क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल हाँ 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 हाँ, संस्कृताइजेशन। वो भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, बिल्कुल 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 कर सकते हो, कर सकते हो। सर और कास्ट के अलावा कोई और एग्जांपल होगा इंडियन एंथ्रोपोलॉजी से? इंडियन ज्यादातर तो यार कास्ट ही है एग्जाम्पल इसका, और पूरा जो सिस्टम है वो इसी ऊपर, इसी चीज़ों के ऊपर बना हुआ है, कास्ट के ऊपर बना हुआ है पूरा। जो री इंटरप्रिटेशन हुई है, जो जाति धर्म वाली जो री इंटरप्रिटेशन की गई है, ठीक है, पोस्ट वैदिक पीरियड में, वो सारी के सारी इन चीज़ों के ऊपर ही है। सो सबसे सेफ यही है कास्ट लिखना। ओके सर। ठीक है, सबसे सेफ इसलिए है क्योंकि एक हमारे पास एंथ्रोपोलॉजिस्ट हमारी साइड के ऊपर है, डुमोंट।
ओके सर। जिन्होंने ये जो चीज़ों को बताया है कि हाँ ये असल में हुआ है। ठीक है सर। ओके, एनीवन एनी अदर डाउट? किसी का और कोई डाउट हो? चलिए, so should we end the session? Anyone, any doubt? चलिए, thank you very much. Good night.